नमस्कार, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मेजर में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र चंद, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ रिम्स रांची। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 क्लास 11 का पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं जानना है, क्या जानना है, उस सब विषय में पूरी तरह से हम लोग डील करेंगे। ये नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड में तो आता ही है, बट नीट के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नीट में इसमें कम से कम 2016 से अगर हम 24 का बात बताएं तो 16 में बहुत क्वेश्चन आते थे, 17 में भी आए। ये 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का हमेशा इसका वेटेज रहा। हमेशा 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन इससे आता है। 4 क्वेश्चन इसलिए भी मैंने बोला क्योंकि इससे रिलेट करके दूसरे चैप्टर को कनेक्ट करके भी आता है, तो इसके लिए भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे आप देखिएगा कि इसमें जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये हम लोग पहले क्या पढ़े, हम लोग लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद ही हम लोग इसको पढ़ रहे हैं किसको, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें भी हम लोग उसी तरह से शुरू करेंगे जिस प्रकार से हम लोग पहला चैप्टर किए थे। पहला चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया था कि पहले अपना मैंने नोट्स पढ़ाया था और उसके बाद क्या पढ़ाया था, एनसीईआरटी पढ़ाया था। ठीक है, उसी तरह से अभी भी हम लोग यही करेंगे, पहले अपना नोट्स पढ़ाएंगे, देन आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं, तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, तो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो किया गया था, क्लासिफिकेशन मतलब बोलते हैं अरेंजमेंट बोल सकते हैं या वर्गीकरण बोलते हैं, मैंने कि सबको अलग अलग पार्ट में कॉलोनाइज किया था। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो दिया गया था वो अरस्तु के दिया गया था। अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल भी बोलते हैं, ठीक है ना, नाम हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो एरिस्टो क्या किया था, मैंने एरिस्टोटल क्या किया था कि एरिस्टोटल जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको 2 भागों में बांटा था, एक प्लांट में, दूसरा किसमें, एनिमल में। तो इसने बांटा था प्लांट में और एनिमल्स में। किसने बांटा था, प्लांट्स में और एनिमल्स में। देखिए प्लांट में जो बांटा गया तो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, माने बाहरी दिखावट, रंग रूप के आधार पे प्लांट के, उसके आधार पे उन्होंने बांटा था प्लांट को अलग अलग श्रेणियों में। बाकी एनिमल को बांटा था उसके खून के आधार पे। ठीक है, तो क्या आपके खून में लाल रक्त कणिका है, तो मैंने वही खून पे बेसिस पे, मैंने ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी के आधार पे, किसके बेसिस पे, आरबीसी के, ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी वो बांटे थे। क्या 2 भाग में बांटे थे, क्या बांटे थे, एक तो जिसके पास आरबीसी होता है और जिसके पास आरबीसी नहीं होता। जिसके पास आरबीसी होता है उसको क्या बोलते हैं और जिसके पास आरबीसी नहीं होता उसको क्या बोलते हैं। तो जी हाँ, 2 वर्ड इसके लिए टर्म आता है, विथ आरबीसी। जिसके पास आरबीसी है, जिसके पास रेड ब्लड सेल्स है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनामिया बोलते हैं। और जिसके पास रेड ब्लड कॉर्पस्कुल्स मतलब कि रेड ब्लड सेल्स नहीं है उसको एनामिया बोलते हैं। ठीक है, ये था एनिमल को बांटने का तरीका। अब जो प्लांट को जो था मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे बांटा गया है, किसमें, इसमें बांटा गया है, तो हर्ब्स में बांटा गया, श्रब्स में बांटा गया और ट्री में बांटा गया। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं। समझ में आ गया कि मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे प्लांट को किसमें बांटा गया, हर्ब्स, श्रब्स और ट्री में बांटा गया। ठीक है, आगे की तरफ चलता हूं मैं। अब आता है ये जो हमने बताया वो क्या, क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम बताया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग किंगडम सिस्टम को। ठीक है, 2 किंगडम सिस्टम। तो आपने जब पहला चैप्टर पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें भी हम लोगों ने किंगडम सिस्टम के विषय में बताया था। ठीक है, तो वही 2 किंगडम सिस्टम जो सबसे पहले जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, कार्लोस लिनियस के द्वारा। ठीक है, ये कार्लोस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया था। इसके बाद 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, यहाँ तक कि 6 किंगडम तक भी क्लासिफिकेशन सिस्टम आया हुआ है। तो पहले हमने पढ़ते 2 किंगडम सिस्टम में जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, कार्लोस लिनियस। यहाँ पर हमने हाईलाइट इसलिए भी करके रखा है क्योंकि आपको 3 किंगडम और 4 किंगडम आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ये तो एक्स्ट्रा था जो मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है, तो 2 किंगडम सिस्टम आपको पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये 2 किंगडम सिस्टम आपके लिए ये थोड़ा सा जरूरत है कि कार्लोस लिनियस के द्वारा दिया गया था 2 किंगडम सिस्टम। और इसके बाद लास्ट में आया गया एक है आपको 5 किंगडम सिस्टम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सब 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, 6 किंगडम सिस्टम के बारे में 6 किंगडम में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट मेनली आपको 3 किंगडम, 4 किंगडम ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है,
टू किंगडम को पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा जरूरी से आपको क्या पढ़ना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ही पढ़ना है। तो बाकी जो दिया हुआ है उसके साइंटिस्ट है, उसको आपको याद भी नहीं रखना है, जैसे कि, लेकिन देखिए याद रख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको याद करने का कैपेबल तो है तो, क्योंकि वो कुछ कुछ आपके जो क्या बोलते हैं टेस्ट सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए याद करके रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था किसके द्वारा, कार्लोस लिनियस के द्वारा। 3 किंगडम देने वाला साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट हैकेल, और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाला कौन है, कॉपलेट। 5 किंगडम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया गया था आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 1959 में, 1969 में, 1969, ठीक है, ठीक है, उसमें दिया गया था। तो ये चीज है। और 6 किंगडम दिया गया था कार्ल वुर्स के द्वारा, ठीक है, कार्ल वुर्स के द्वारा, ठीक है, ये दिया गया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कार्ल वुर्स के द्वारा, ठीक है। आगे की चीज देखते हैं कि भाई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, मैंने देखिए 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम क्यों आया, 3 किंगडम के बाद 4 किंगडम क्यों आया, 5 किंगडम क्यों आया, कारण कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम आई होगी, कुछ ना कुछ इसमें ड्रॉबैक्स होगी। उसी के कारण से क्या हुआ कि नया नया क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, क्योंकि एक क्लासिफिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं लगा तो दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम को और भी अच्छा से बनाया जाए, ताकि उसमें जो पहले वाले में जो गलती हुआ उसको सुधार के आया, इसलिए बनाया गया था। तो हम लोग सिर्फ 2 किंगडम के ड्रॉबैक के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग 5 किंगडम के बारे में पढ़ेंगे और 6 किंगडम के बारे में। बाकी किंगडम का आता भी नहीं है और पूछता भी नहीं, इसलिए उसके बारे में हम लोग को उतना जानना भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए ड्रॉबैक पढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिएगा ड्रॉबैक ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो क्या है ड्रॉबैक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो ड्रॉबैक ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था कि पहला जो इसमें गलती किया गया था कि प्रोकैरियोट्स केप्ट विथ यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया गया था, ठीक है। मतलब ये बता सकते हैं कि प्रोकैरियोट जिसके पास न्यूक्लियस जो पूरी तरह से बना हुआ न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब कि उसके पास सेंटर में जो सेल के पास न्यूक्लियस पूरी तरह से बना रहता है, वैसे लोगों को प्रोकैरियोट बोलते हैं। और जिसमें पूरी तरह से मैंने कि जो बना हुआ न्यूक्लियस सब कुछ जितना भी सेल ऑर्गेनेल है पूरी तरह से कंप्लीट होता है, उसको यूकैरियोट्स बोलते हैं। तो ड्रॉबैक क्या था पहला कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को दोनों को एक साथ रख दिया गया था, पहला गलती। दूसरा क्या कि ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक उन लोग दोनों को भी क्या किया था, साथ में रख दिया गया था। फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी केप्ट टुगेदर, बोलता है कि फोटोसिंथेटिक जो एल्गी है या प्लांट्स है, ठीक है, उन लोग के किसके साथ रख दिया गया था, आपका फंगी के साथ रख दिया गया था, जो कि गलत है, दोनों का अलग अलग है। उन लोग का सेल वाल भी अलग अलग है, ठीक है। सेल वाला का देखिएगा फोटो इसका सेलुलोज का बना होता है, जबकि फंगी काइटिन का बना होता है। तो ये सब इसका गलती था, इसके कारण से क्या हुआ 3 किंगडम आया जो उसमें सुधार किया गया। फिर 3 किंगडम में कुछ गलतियां थी, उसके कारण से 4 किंगडम आया। उसके बाद जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल, जिसको सबसे ज्यादा माना गया, ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो चलिए आगे की तरफ। और क्या एक गलती है, एक और गलती है कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर केप्ट टुगेदर, मतलब कि यूनिसेलुलर में जो एक सेल का बना हुआ है और जो बहुत सारे सेल का बना हुआ, दोनों को भी क्या कह दिया गया था, एक जगह में रख दिया गया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के तहत, ठीक है। तो ये भी इसका क्या है, एक गलती है। इसके बाद हम बताएं कि 3 किंगडम 4 किंगडम के गलतियों के बारे में या उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि उससे पूछा नहीं जाता। तो हम लोग 5 किंगडम की तरफ आते हैं। देखिए इतना ही पढ़िए जितना आता है, ज़्यादा मैंने कि ज़्यादा जरूरी नहीं, जितना से आपको समझ में आ जाए उतना है तो सही है, लेकिन उससे ज़्यादा जान के भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको नीट देना है, ठीक है, और क्या देना है आपको, बोर्ड्स देना है, बस इसमें उतना ही पूछा जाता है जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आगे की तरफ चलिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। अच्छा, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने। किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने। कब दिया था, 1969 में, ये याद रखिएगा, डेट भी पूछ लेता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ जानते हैं कि क्या है इसके बारे में। देखिए सबसे जरूरी बात इसके लिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये लिखा हुआ है बेसिस, ठीक है ना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन।
ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस था, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या क्या बेसिस है। सबसे पहले इसको याद रख लीजिएगा कि इसका बेसिस क्या है। इसका बेसिस 5 चीजें हैं: सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, क्या क्या बोले मैंने? सेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, ये सब याद रखिएगा कि सेल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन या सेल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में डिपेंड करता है। तो सेल स्ट्रक्चर में क्या होता है भाई? सेल स्ट्रक्चर में अगर आप जानते हैं तो उसका डिपेंड किस में किया था? सेल स्ट्रक्चर के आधार पर ही बांटा गया था। क्या बांटा गया था? प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट्स में। ठीक है। दूसरा, बॉडी या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी थैलस, ठीक है ना, बॉडी को ही थैलस के रूप में बोला जाता है। तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन या थैलस का ऑर्गेनाइजेशन ये किस प्रकार का है, ठीक है, या यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, तो उसके आधार पर भी बांटा गया। ठीक है। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो जानते ही, 2 तरह के होते हैं, सेक्सुअल होता है, एक सेक्सुअल होता है, उसके आधार पे, ठीक है, उसके आधार पे भी बांटा गया। वेजिटेटिव कैरेक्टर को ही देखा जाता है, लेकिन ये ज्यादातर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल या एसेक्सुअल को देखा जाता है। ठीक है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे क्या है? ऑटोट्रॉफिक है, माने खुद भोजन बनाता है, कि किसी डिपेंड कर रहा है, हेटेरोट्रॉफिक है, उसके आधार पर। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, देखिए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, माने हिस्टोरिकल रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, एक दूसरे से हिस्टोरिकली कैसे रिलेशनशिप है। तो इस सब के आधार पे या हिस्टोरिकल रिलेशनशिप को एक और नाम दिया हुआ है एंसेस्टर हिस्ट्री के आधार पर, मैंने प्राचीन हिस्ट्री के आधार पे, अपने पूर्वजों की हिस्ट्री के आधार पे जो रिलेशनशिप लाया गया है, उसी रिलेशनशिप को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोला जाता है। ठीक है। तो इस सब के आधार पे क्या किया गया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाया गया था, यही सब इसका बेसिस था। तो बेसिस क्या क्या था आपको याद रखिएगा कि सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है? सेल के स्ट्रक्चर में था वो प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है। फिर उसके बाद क्या था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और थैलस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या देखना था कि वो यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोट्रॉफिक है कि हेटेरोट्रॉफिक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ए सेक्सुअल है कि सेक्सुअल है। और लास्ट में हम लोग को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप माने हिस्टोरिकल रिलेशनशिप विद एंसेस्टर। तो ये सब आधार पे ही क्या किया गया है? बांटा गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. Whittaker 1969। तो आइए की तरफ चलते हैं। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो सिक्स किंगडम दिया गया कार्ल वुश के द्वारा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, ज्यादा तो है नहीं। इसका हमको ड्रॉबैक या कुछ अदर चीज जानना हो, ठीक है। तो सिक्स किंगडम जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया था? क्या दिया गया था? किसके द्वारा? कार्ल वुश के द्वारा। इन्होंने इसमें 3 डोमेन सिस्टम बनाया, 3 डोमेन सिस्टम। इनमें से उन्होंने क्या किया कि मोनेरा को 2 भागों में बांटा। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए था। ठीक है ना, जो कि R.H. Whittaker के द्वारा दिया गया था और उसी को हम लोग पढ़ना है। उसमें उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो उन्होंने 5 किंगडम में बांटा था। किसने? R.H. Whittaker ने। वो मैं बता दे रहा हूँ। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया। इन्होंने क्या किया कि जो क्या नाम थे कार्ल वुश साहब ने जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए, उन्होंने मोनेरा को दो डोमेन में बांट दिया। एक तो बांट दिया आपको किसमें कि आर्कीबैक्टीरिया, और दूसरा बांट दिया यूबैक्टीरिया। बाकी सबको एक अलग डोमेन में रख दिया गया। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया को एक अलग डोमेन में रख दिया गया, उसको यूकैरिया बोला गया। ठीक है, तो समझ में आ गया कि किस प्रकार से कार्ल वुश ने बांटा। देखिए जो ये बांटे थे, क्या नाम था, 5 किंगडम जो विटेकर जो दिए थे, उन्होंने कितने क्लासिफिकेशन किए थे? 5 किंगडम, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया था। अब क्या किया गया कि कार्ल वुश के द्वारा क्या किया गया कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन देने में वो 3 डोमेन में बांटा, पूरे किंगडम को 3 डोमेन में बांटा। उन्होंने क्या किया कि मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया। एक क्या बांट दिया? आर्कीबैक्टीरिया में, और दूसरा बांट दिया यूकैरियोट्स, यूबैक्टीरिया में, आर्कीबैक्टीरिया में और यूबैक्टीरिया में। और तीसरा जो डोमेन बनाया वो बांट दिया यूकारिया में। यूकारिया में आपका प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया आ गया। तो इधर 2 हो गया और इधर आपका 4 हो गया, तो टोटल 6 किंगडम हो गए। तो उन्होंने 6 किंगडम में बांट दिया।
3 डोमेन को 6 किंगडम में। समझ में आ गया? तो वही चीज को मैंने लिखा भी है। देखिए डोमेन जो है इसका क्या क्या, अर्किया है, प्रोकारिया है और यूकारिया, 3 गो है। और किंगडम क्या क्या हो गया, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और यूकारिया में प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो टोटल 6 हो गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं 6 किंगडम, ठीक है। और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, 6 किंगडम 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। और किसने दिया, तो कार्ल वुश ने दिया। ओके क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं, कुछ कुछ चीजें पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सेल वाल दिखेगा तो फंगी का, काइटिन का बना होता है। और ग्रीन प्लांट का जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोजिक होता है। मैंने पहले ही बताया था कि ये सब आधार को भी पढ़ना है कि किसका क्या है, क्योंकि ऐसे ही पूछता है कि ग्रीन प्लांट का सेल वाल किससे बना होता है और फंगी का सेल वाल। तो फंगी किससे बना होता है, काइटिन से। ग्रीन प्लांट का सेलुलोज से। बैक्टीरिया का किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन से, ठीक है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन से, पेप्टिडो ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रोटिस्टा पढ़ना है, ठीक है। प्रोटिस्टा के बारे में नहीं पढ़ना है, मैंने कि ये बता रहे हैं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया गया था। देखिए मतलब कि पहले का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ना, उसमें क्या किया गया था कि अमीबा पारामीशियम को प्लांटी में रखा गया था, ठीक है। जो पहले का क्लासिफिकेशन दिया गया था, जो 5 किंगडम से भी पहले का बता रहे हैं, तो उस समय क्या किया गया था कि अमीबा पारामीशियम को जिसको किसमें इंक्लूड कर दिया था, प्लांटी में। अब उसके बाद क्या किया था कि क्लाइमोडोमोनास और क्लोरेला इसको एनिमिलिया में कर दिया था। जिसके पास सेल वाल है, हैविंग सेल वाल, उसको क्या कर दिया गया था, अमीबा पारामीशियम को प्लांटी में दिया था। इसका सेल वाल नहीं है, उसको एनिमिलिया में रख दिया गया था। लेकिन बाद में चल के सबको कहाँ रख दिया गया, प्रोटिस्टा में। मैंने बाद में 5 किंगडम जब आ गया तो उसको प्रोटिस्टा में रख दिया गया। समझ में आया क्या बोले, कि जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं आया था तो अमीबा पारामीशियम को प्लांटी में रख दिया गया था और क्लाइमोडोमोनास क्लोरेला को एनिमिलिया में रख दिया था। जिसके पास सेल वाल नहीं है उसको कहाँ रख दिया गया था, एनिमिलिया में। जिसके पास सेल वाल है उसको प्लांटी में रख दिया गया था। लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया तो इसको किस में रख दिया गया, प्रोटिस्टा में। सबको प्रोटिस्टा में रख दिया गया, ठीक है। ये फायदा होगा। आगे की तरफ चलिए। क्योंकि इसको इसलिए भी रखा गया प्रोटिस्टा में क्योंकि इन लोग के पास क्या था, यू में आता है, यूकैरिया में आता है। यूकैरिया मतलब बता सकते हैं कि इसके पास ट्रू न्यूक्लियस था, जिसके आधार पर इन लोग को एक अलग ही ग्रुप बना दिया गया, प्रोटिस्टा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर, ठीक। तो हम लोग अब प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर के विषय में देख रहे हैं। तो देखिए ये प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, तो इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर क्या होता है कि यूकैरियोट में सब कुछ जो होता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पूरी तरह से बने हुए रहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट में नहीं, मैंने प्रोकैरियोट में जो होता है सभी ऑर्गेनेल्स पूरी तरह से बने हुए नहीं रहते। यूकैरियोट्स में जितने भी सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पूरी तरह से बने हुए रहते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस पूरी तरह से बना नहीं रहता, यूकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस पूरी तरह से बना रहता है। तो देखिए क्या क्या चीजें हैं एक प्रोकैरियोटिक बॉडी में, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ये जो होता है उसमें 3 लेयर से बटा हुआ होता है। आगे की तरफ चलता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो इसके पास 3 लेयर है। पहला जो ये लेयर है और इसके बाद इस लेयर को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा ये सेल वाल है और तीसरा ये ग्लाइकोक्लेक्स है। मैं इसको बना के रखा हूँ नीचे की तरफ, देखिएगा। देखिए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा हुआ है, नीचे सेल वाल है और इसके नीचे जो दिखा हुआ है ये वाला जो ऊपर वाला कवरिंग है, ये वाला वो जो है आपका दिखा रहा है किसको, ग्लाइकोक्लेक्स को, ठीक है। मैं सबके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ये जो सराउंड, यही मेम्ब्रेन जो होता है सराउंड करके पूरी तरह से रखता है इसको, ठीक है। और इसी से क्या होता है, कुछ छोटे छोटे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बनते हैं। इसमें सबसे पहले ये जो दिखाया गया है, ये सरफेस स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए काम करता है
बैक्टीरिया में, इसको बोलते हैं मिसोसोम। क्या बोलते हैं? मिसोसोम बोलते हैं, ठीक है। और इसी में क्या होता है कि कलर, किसी किसी बैक्टीरिया में कलर भी प्रोड्यूस होता है, उसका कलर भी रहता है, रंग अलग अलग रंग होता है। तो वो रंग को प्रोड्यूस करने के लिए क्रोमेटोफोर होता है, ठीक है। क्या होता है? क्रोमेटोफोर होता है। आगे देखिएगा कि यहाँ पर क्या दिखा हुआ है? प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड जो होता है किसी किसी में पाया जाता है, किसी किसी में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये ऑर्गेनेली भी पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कि कुछ कुछ इंक्लूजन बॉडीज पाए जाते हैं, इसके काम भी कुछ कुछ होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है ना। तो ये भी पाया जाता है इसके पास। फिर इसके पास राइबोसोम पाया जाता है, जो कि 70S का पाया जाता है। बैक्टीरिया में राइबोसोम 70S का पाया जाता है, ठीक है। और यूकैरियोट्स में 80S का। तो ये चीज पाया जाता है, ठीक है। पिल्ली होता है जो कि क्या होता है कि इस प्रकार से छोटे छोटे होते हैं और बड़े लंबे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। लंबे लंबे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और ये जो है फिमरी होता है। फिमरी जो होते हैं छोटे छोटे धागे जैसे होते हैं, एकदम ब्रश लाइक, ब्रश जो देखे हम उसी तरह धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके पास एक अपना फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला जिसके साथ वो मूवमेंट करने का काम करता है। ये हो गया उसका, क्या हो गया? फ्लैजिला हो गया, ठीक है ना। फ्लैजिला जिसके साथ मूवमेंट कर सकता है, ठीक है ना। विप टेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, चाबुक जैसा। तो वो भी इसके पास पाया जाता है। और देखिएगा कि ये जो दिखाई दे रहा है इसका न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसका जो होता है कि उसका गुच्छा रूप में ही, मैंने एक वुलन टाइप का ही क्या होता है, उसका न्यूक्लियड होता है। न्यूक्लियस तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि पूरी तरह से जब बना रहा था उसको क्या होता है? न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो नहीं पूरी तरह से बना उसको क्या होता है? न्यूक्लियड बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? ये सब छोटे छोटे बॉडीज दिखाई दे रहे हैं, उसको इंक्लूजन बॉडी के नाम से आता है। और भी डिटेल में बता रहा हूँ इसका, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ में आ चुका है कि ये चीज इसके पास, प्रोकैरियोट के पास पाया जाता है। बाकी इसके पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सब चीजें जो होता है इसके पास नहीं पाया जाता, जिसके कारण से जो होता है ये प्रोकैरियोट में। यही सब चीजें अगर पाया जाता तो ये यूकैरियोट में रहता है। अगर पूरी तरह से इसका बना हुआ क्या बोलते हैं, वेल डेवलप इसका जो क्या होता है न्यूक्लियस होता, तो ये भी यूकैरियोट्स होता, लेकिन ये अलग है, ठीक है ना। समझ में आ गया? चलिए आगे की तरफ। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोक्लेस, ये तीन पार्ट था, यानी कि जो मेम्ब्रेन था, कवरिंग था उसका, वो तीन पार्ट से ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोक्लेस। यही तीनों पार्ट को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? सेल एनवलप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल एनवलप भी बोलते हैं। अब देखिए ग्लाइकोक्लेस के बारे में मैं बताता हूँ क्या है। देखिए ये जरूरी चीज है, जो सबसे लास्ट में था ना, ये रेड वाला पार्टिकल, इसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। तो चलिए अब ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में डिटेल थोड़ा बताता हूँ। तो देखिए ग्लाइकोकैलिक्स क्या है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है कि कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है। कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोल है कार्बोहाइड्रेट। अब वो क्या होता है कि ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है उसके पास दो चीजें होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट विथ प्रोटीन, तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट विथ लिपिड, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। और यही ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन मिलके ही जो होता है क्या बनता है? ग्लाइकोकैलिक्स बनता है। समझ में आया? प्रोटीन के साथ अगर ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोकैलिक्स, कार्बोहाइड्रेट और प्लस प्रोटीन मिल जाए तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिल जाए तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। यही ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जब दोनों मिल जाते हैं तो बनते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। और यही ग्लाइकोकैलिक्स कवरिंग करने का काम करता है। किसको कवरिंग करने का काम करता है? बैक्टीरिया के चारों ओर कवरिंग करने का काम करता है। ये प्रोटेक्शन का काम करता है। दो तरह के ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं। चलिए ग्लाइकोकैलिक्स सबसे पहले तो समझ में आ गया क्या होता है, कैसे बनता है। अब देखिए आगे, ग्लाइकोकैलिक्स का होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, किसका? बैक्टीरिया का। इसमें दो लेयर होता है, एक स्लाइम लेयर होता है, एक किसी किसी बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर का होता है, किसी किसी में कैप्सूल होता है। कैप्सूल जो होता है वो थिक और टफ होता है। क्या होता है? थिक, मतलब बहुत ज्यादा थिक होता है और टफ होता है, ठीक है। और किसी किसी में ये क्या होता है? लूज होता है या स्मूथ होता है, या मैंने बोल सकते हैं थिन होता है। तो लूज होता है या स्लिमी होता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर भी बोलते हैं। तो दो लेयर हो गया, स्लाइम लेयर बोलते हैं या कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। ये सब ग्लाइकोकैलिक्स का अंतर है। चलिए अब और आगे की तरफ चलते हैं। देखिएगा सेल वॉल, देखिएगा चलिए
सेल वाल देखिएगा, आप देखिए मैं सबको बारे में बताता हूँ, जो जितने भी हम ऑर्गेनेली दिखाए या जितने भी पार्ट को दिखाया उसके बारे में सबका डिटेल दिया हुआ है कि सेल वाल देखिए प्लांट का जो सेलुलोज का बना होता है, फंगी जो होता है काइटिन का बना होता है, और बैक्टीरिया किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेंस का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवेलप, ठीक है, देखिएगा बहुत जरूरी है कि देखिए अब एक टर्म आएगा आपके जो एनसीईआरटी जब आप पढ़िएगा ना, तो एक और टर्म आएगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ज़्यादा कुछ तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसका जानना जरूरी है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। वैसे आप उतना ही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव तक ही जानते हैं कि 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा हम डिटेल बता देते हैं, क्योंकि आपको मन में, तो आप 11th क्लास में आए होंगे तो आपको थोड़ा मन में एक आशा जगती होगी कि थोड़ा समझे कि हाँ क्या होता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। तो निश्चित रहिए कि मैं उस सब चीज़ों को जो लिखे हुए लाइन है उसको मैं थोड़ा डिटेल बता दूंगा, बाकी वो आएंगे नहीं, और ज़्यादा भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जितना ज़रूरत है उतना ही ठीक है, सफिशिएंट। ज़्यादा ही पढ़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आएगा तो नहीं, दिक्कत होगा ज़्यादा याद रखने का, इसीलिए ठीक ठाक मैंने जितना जरूरी है उतना पढ़ेगा। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवेलप और ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल वाल, या सेल एनवेलप या सेल वाल के थिकनेस के आधार पर 2 तरह के बैक्टीरिया को ग्रुप बनाए हैं हम लोग। एक बनाए हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। चलिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ एग्जाम्पल दिया लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस, और ग्राम नेगेटिव का दिया हुआ राइजोबियम, एर्सेनिया कोलाई, जिसको हम लोग ई कोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई कोलाई या एर्सेनिया कोलाई। ठीक है, तो और क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। क्या हो गया, माइकोप्लाज्मा। ये सब क्या हो गया आपका ग्राम नेगेटिव हो गया। ग्राम पॉजिटिव में क्या हो गया आपका, लैक्टोबैसिलस हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया और स्ट्रेप्टोमाइसिस हो गया। तो आपको देखिए ये किसके बेसिस पे किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ सेल के एनवेलप या सेल वाल के आधार पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किया गया। अब बताते हैं कि कैसे करके माने कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बनाया जाता है, माने किस आधार माने कैसे करके किया जाता है। ठीक है, तो कैसे किया जाता है, इसको करने वाले कौन थे, ये सब को मैं थोड़ा बताता हूँ, लेकिन याद रखिए कि एनसीईआरटी में इतना नहीं गया। चलिए आगे की तरफ चलता हूँ। कुछ फीचर्स भी जान लीजिए, फिर मैं बताता हूं आगे। देखिएगा इसका फीचर्स थोड़ा सा, फीचर्स देखिएगा तो इसके पास क्या पाया जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास मिसोसोम प्रेजेंट होगा। क्या होगा, मिसोसोम प्रेजेंट होगा किसे, ग्राम पॉजिटिव के पास। और ग्राम नेगेटिव के पास फीचर्स क्या होगा, पोरिन्स होगा, पीली होगा, टॉक्सिन होगा, टॉक्सिन में जहर। ठीक है, तो ये सब इसके पास पाएगा। और ग्राम पॉजिटिव के पास क्या पाया जाएगा, मिसोसोम पाया जाएगा। ये पता चल गया इसका फीचर्स है। ठीक है, आगे चलिए पढ़ते हैं कि ग्राम स्टेनिंग क्या था। इसके आधार पे ही मतलब कि क्या किया गया था, बांटा गया था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग किसके द्वारा दिया गया था, क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा। ठीक है, क्रिश्चियन ग्राम नाम है साइंटिस्ट का, उन्होंने ही दिया था। क्या दिया था कि किसके मैंने इसका बेसिस था कि ग्राम पॉजिटिव क्या होगा, ग्राम नेगेटिव क्या होगा। ठीक है, उसी के बेसिस पे ही क्या क्या बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटा गया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। चलिए आगे की तरफ बात आते हैं। देखिए, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेनिंग इन्वॉल्व्स द एबिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल टू रिटेन क्रिस्टल वायलेट डाई। मतलब कि एक हम लोग डाई देंगे। ठीक है, डाई मतलब कलर, जैसे बालों को कलर करते हैं ना, व्हाइट हो जाता है तो हम लोग कलर करते हैं, या कोई ऑरेंज करा लेता है, अलग अलग तरह का कलर लगाते हैं, तो वो डाई होता है। तो डाई के आधार पे माने हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया को हम लोग कलर करेंगे। ठीक है, कल्चरल प्लेट में कलर करेंगे। अगर उसमें क्रिस्टल वायलेट कलर वो रिटेन करके रख ले रहा है, और भी प्रोसीजर है मैं बताता हूँ, अगर रख लेता है तो वो हो गया ग्राम पॉजिटिव, और नहीं रख पाता तो वो ग्राम नेगेटिव हो गया। तो इसी के आधार पे क्या करना है, हमको बांटना है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो चलिए आगे की तरफ बांटते हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं। ठीक है, केसन ग्राम जी द्वारा जो प्रिंसिपल लगाया गया था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे, किस तरह से किया गया था और क्या क्या उन्होंने मटेरियल का यूज किया था, जिसके द्वारा बताया था कि किस प्रकार से कौन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कौन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसके विषय में मैं बता रहा हूँ कि क्या प्रिंसिपल था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, चलिए दिखाता हूँ।
तो उन्होंने क्या किया कि एक कल्चरल प्लेट लिया, उसमें उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया को रख दिया। अब बैक्टीरिया के बारे में पता नहीं कि वो ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, तो इसके लिए उन्होंने कल्चरल प्लेट में रखा और इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया को उन्होंने रख दिया। अब रख दिया, उसके बाद इसका जो परीक्षण करने के लिए मैंने जो इसका जो जितना भी तरह का काम हुआ, ठीक है ना, तो वो सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हुआ है, तो माइक्रोस्कोप के आधार पे काम किया गया, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोप में लेके बैक्टीरिया को दिखाया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है क्या नहीं, ठीक है ना। तो इसमें दिखाया गया कि कल्चरल प्लेट में बहुत सारे बैक्टीरिया को रख दिया गया, ठीक है, ठीक है। रख देने के बाद क्या किया, क्रिस्टल वायलेट डाई को यूज किया गया, ठीक है, क्रिस्टल वायलेट डाई आता है उसको डाल दिया गया। डाल देने पर उसमें क्या है कि ऑल जितनी बैक्टीरिया है ना वो कलर को ले लिए, ठीक है, क्या लिए, कलर को ले लिए। अब उसके बाद आयोडीन को ट्रीटमेंट करने से थोड़ा सा इसमें कलर का जो ये क्या कहते हैं जो डार्कनेस था वो थोड़ा सा लाइट हुआ। अब इसको क्या किया हम लोगों ने, अल्कोहल के द्वारा डी स्टेन कर दिया। डी स्टेन करने से क्या होगा कि जो कलर क्या हो जाएगा कि माने कि रिलीज हो जाएगा, जितना कलर वहां पर वायलेट था वो सब निकलने लगेगा। तो देखिएगा कि कोई कोई जो होगा कलर को अपना एक्वायर करके रहेगा, एक्वायर करके रखेगा, अभी भी वो वायलेट वायलेट जैसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन कोई कोई जो है एक्वायर नहीं करेगा, वो पिंक टाइप का बन जाएगा, ठीक है। जो एक्वायर किया उसको हम लोग ग्राम पॉजिटिव किया, और जो नहीं किया वो ग्राम नेगेटिव, उसमें पिंक पिंक हो जाएगा कलर। तो इससे पता चल जाएगा जो ब्लू ब्लू जो पहले जैसा कलर जो रहा, वायलेट जैसा कलर या ब्लू जैसा कलर जिसके पास रहा, तो वो सब क्या हो गया, ग्राम पॉजिटिव। मैंने जो स्टेन करके जो पहले का जो कलर था उसको स्टेन करके रखा अपने में, तो वो ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं रखा वो पिंक कलर में हो गया, तो वो ग्राम नेगेटिव हो गया, ठीक है। यही प्रोसेस था, क्योंकि बैक्टीरिया का जो ऊपर का जो सेल वाल है उसी में क्या हो रहा था, ये कलर को ले रहा था, ठीक है। तो उसी के आधार पर बांटा गया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। समझ में आ गया, यही प्रोसीजर था और कुछ तो नहीं था। देखिए अब बताते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना हुआ रहता है वो किसका बना हुआ रहता है, वो किस तरह का, लिपिड लेयर होता है, लिपिड बाइलेयर, या इसको फास्फोलिपिड बोलते हैं, फास्फोरस और लिपिड का बना हुआ रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो होता है लिपिड बाइलेयर बोलते हैं, फास्फोलिपिड बोलते हैं। अब मेसोसोम क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो होता है थोड़ा सा बड़ा हुआ क्षेत्र को मेसोसोम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका रोल क्या होता है, इसका रोल बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है रिस्पायरेशन सरफेस एरिया, उसका जो होता है बैक्टीरिया का रिस्पायरेशन सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। और क्या कहता है, एंजाइम फॉर रिस्पायरेशन, मतलब एंजाइम भी रिस्पायरेशन के लिए, एंजाइम जितना चाहिए उसको भी रिस्पायरेशन के लिए चाहिए, उसके लिए भी क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। सेल वॉल फॉर्मेशन भी यही करता है, सिक्रेशन भी यही करता है, डीएनए रेप्लिकेशन भी यही करता है, और सेल का डिवीजन भी यही करता है। समझ में आ रहा है ना कि सेल डिवीजन भी यही करता है। इसी के द्वारा क्या होता है कि बैक्टीरिया 1 से 2 होता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन भी कौन किया, यही किया। डीएनए रेप्लिकेशन भी इसी के द्वारा होता है, मेसोसोम के द्वारा से, इसलिए मेसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरिया के केस में। सिक्रेशन, कोई चीज का कोई भी माने कि कोई भी चीज ऑर्गेनली या कोई भी चीजों का उसको सिक्रेट करना हो तो इसका सिक्रेशन भी इसी के द्वारा होता है, ठीक है ना। और सेल वॉल फॉर्मेशन भी इसी के द्वारा होता है, सेल वॉल जो बनता है इसी के द्वारा बनता है, ठीक है। फिर रिस्पायरेशन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाता है। इतने सारे कामों के लिए कौन उत्तरदायी है, आपका मेसोसोम, ठीक है। आपके पास नहीं, बैक्टीरिया के पास आ जाता है मेसोसोम, ठीक है। तो आगे की तरफ चलते हैं। मेसोसोम के बाद हम लोग को पढ़ना क्या है, क्रोमेटोफोर। मैंने जितना भी दिखाया था बैक्टीरिया के अंदर के पार्ट का, उसका मैंने पूरी तरह से लिख के बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और फिर आपके बोर्ड में भी काम आ जाए और आपको याद भी ज़्यादा देर तक रहे। फिर नीट में भी काम तो आ ही जाए, क्योंकि मैंने उसको दिखा भी दिया और लिख भी दिया। तो इसके बाद क्या है, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या है, तो क्रोमेटोफोर एक कलर करने का काम करता है, पिगमेंट होता है, ठीक है ना, जिसको मैंने दिखाया था। ये क्रोमेटोफोर क्या है, पिगमेंट आर अटैच ऑन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में जो होता है वो पिगमेंट अटैच होता है। इसी के कारण से क्या होता है, बैक्टीरिया का कलर भी होता है, अलग अलग तरह का कलर, किसी में, ठीक है ना, कोई ब्लू तरह का, तो कुछ विभिन्न तरह के कलर होते हैं। ये पिगमेंट के कारण से, ये क्रोमा के कारण से, कलर के कारण से, इसलिए इसको क्रोमेटोफोर बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है। अब आता है फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होता है क्या होता है, फ्लैजिला वही जो व्हिप टेल जैसा स्ट्रक्चर था, चाबुक जैसा स्ट्रक्चर, उसके जो पूंछ जैसा स्ट्रक्चर था ना, उसी को फ्लैजिला बोलते हैं। देखिए बैक्टीरिया में भी पाया जाता है और क्या बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है।
तो देखिए प्रोकैरियोट्स में जो पाया जाता है उसका जो फ्लैजिला जो बना होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। कौन से प्रोटीन से? फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। और यूकेरियोट में जो फ्लैजिला होता है वो ट्यूबलिन प्रोटीन से बना होता है। समझ में आया? तो यूकेरियोटिक का फ्लैजिला किससे बना होता है? ट्यूबलिन प्रोटीन से। और प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला किससे बना होता है? ये बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से। ठीक है, तो प्रोकैरियोट फ्लैजिलिन प्रोटीन और यूकेरियोट ट्यूबलिन प्रोटीन, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलता हूं मैं। देखिए पीली के विषय में सुनिए, पीली और फेमरी, वो भी मैंने बताया था, पीली भी था और फेमरी था। देखिए पीली जो होता है ट्यूबलर शेप होता है, ट्यूब जैसा शेप का होता है और ये कम नंबर में होता है। पीली जो होता है बहुत कम नंबर में होता है लेकिन लार्ज इन शेप होता है, लार्ज में थोड़ा बड़ा शेप होता है। फेमरी जो होता है ब्रिस्टल शेप होता है। ब्रिस्टल वाला वो ब्रश देखिए ना, ब्रश में बहुत सारे मैंने छोटे छोटे मैंने समझ रहे जिससे घसते ब्रश, तो उसमें देखिए ब्रिस्टल इन शेप होता है और मोर इन नंबर, तो बहुत ज्यादा नंबर में होता है और स्मॉल इन साइज होता है, छोटा भी होता है, मोर इन नंबर में भी रहता है और क्या होता है ब्रिस्टल शेप का होता है। ठीक है, ये सब क्या होता है कि कहीं पर ही बैक्टीरिया को अटैच होने में, किसी भी मान के चलिए पत्थर या रॉक आदि किसी चीज में अटैच होने के लिए, रहने के लिए ये जरूरी चीज होती है उनके पास। ठीक है, आगे की तरफ चलता हूं मैं। देखिए न्यूक्लियोइड, देखिए न्यूक्लियोइड जो होता है ये इसका न्यूक्लियोइड अगर आप देखिएगा तो इसका मेन डीएनए होता है। ठीक है, ऑल इंपॉर्टेंट जीन, जितने भी इंपॉर्टेंट जीन होते हैं उसका सब इसी में रहता है, इसे इसको जीनोमिक डीएनए भी बोलते हैं। अब देखिए इसके पास जो होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी हो सकता है और इसके पास हिस्टोन जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, देखिए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो होता है वो सभी बैक्टीरिया के पास नहीं पाया जाता। जरूरी नहीं कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाई जाए, तो किसी किसी के पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये है, और हिस्टोन जो होता है एब्सेंट होता है, इनके पास हिस्टोन नहीं रहता बैक्टीरिया के पास। आगे की तरफ जानते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड प्लाज्मिड भी देखिएगा तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, इसके बारे में भी सुनिए। प्लाज्मिड ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा पार्ट होता है। प्लाज्मिड जो होता है ये किसी किसी के पास ही पाया जाता है। ये भी क्या है, नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, ये भी सबके पास नहीं पाया जाता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सेल्फ मैंने खुद ब खुद 1 से 2 से 4 हो सकता है, रेप्लिकेटिंग होता है। और ये डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है और क्या होता है, सर्कुलर होता है। प्लाज्मिड मैंने डबल स्टैंडर्ड मतलब 2 का इसका स्टैंड होता है। ठीक है, एक को बोलते सिंगल स्टैंड और 2 को मिल जाता है डबल स्टैंड, तो डबल स्टैंड और ये सर्कुलर होता है, इस तरह से होता है प्लाज्मिड। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सबके पास पाया जाएगा प्लाज्मिड। ठीक है ना, किसी किसी के पास प्लाज्मिड पाया जाता है, किसी किसी के पास नहीं पाया जाता। और यही प्लाज्मिड जो होता है बायोटेक्नोलॉजी में काम आता है। जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा, ये 12th का टॉपिक है। ठीक है, तो ये था। आगे की तरफ चलता हूं मैं। दूसरा देखिएगा राइबोसोम। क्या देखिएगा, राइबोसोम देखिएगा। तो हम मैंने बताया था कि राइबोसोम, इसका पहले ही बता दें कि 70S टाइप का होता है और यूकेरियोट में 80S टाइप का होता है। टाइप एस क्या होता है, स्वेडबर्ग कॉफिशिएंट, या इसको बोलते हैं कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बोलते हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा बायोलॉजी का सेल चैप्टर तब उसमें आपको बताऊंगा कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या होता है। मतलब कि उसका कॉफिशिएंट होता है कि 70S में इतना उसका लकीर होता है, स्केल में जैसा होता है ना उसी तरह, तो वहां पर उसका अटक जाता है राइबोसोम का, मैंने कि क्या बोलते हैं उसका साइज का बेसिस में उतना दूर में वो क्या बोलते हैं मिलता है 70 में सेस में, और एक जन 80S में मिलता है जो यूकेरियोट का होता है, उसके आधार पे बांटा गया। ठीक है, तब तक के लिए अभी छोड़ दीजिए, बस याद रखिए कि राइबोसोम क्या होता है 70S होता है और इसका साइज जो होता है 10 से 20 नैनोमीटर होता है। एनएम मतलब क्या होता है, नैनोमीटर होता है। ठीक है ना, नैनोमीटर। और जानवे करते हैं कि 1 नैनोमीटर इज कट कितना आता है 1/10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा, तो इसमें जितना भी होता है राइबोसोम क्या है अगर तुमको आपको पता चलेगा तो राइबोसोम क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन लेस मतलब इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए इसको मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल पाया जाता है। और बाकी जो होता है इसके पास सेल ऑर्गेनेल पाया ही नहीं जाता। ठीक है ना, गोल्जी बॉडी और भी बहुत सारी चीज, गोल्जी बॉडी हो गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, सब नहीं पाया जाता। आगे की तरफ चलता हूँ। देखिए इंक्लूजन बॉडी क्या था, मैंने वहां पे दिखाया था कि इंक्लूजन बॉडी भी होता है, कुछ कुछ गोल गोल जैसे स्ट्रक्चर। ठीक है, गोल गोल जैसे स्ट्रक्चर जो मैंने दिखाया था आपको। ठीक है, तो इस तरह के गोल जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाए थे प्रोकैरियोट के स्ट्रक्चर में। तो
उसी में इस तरह के दिखाए तो उसी को इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। अब ये इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? स्टोरेज स्ट्रक्चर, रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। बोलता है कि इसका जो इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, एक तरह का स्टोरेज बॉक्स होता है, ठीक है ना। इसमें क्या रहता है कि ये रिजर्व करके रखता है फूड मटेरियल को, ठीक है ना। जब मान के चलिए कोई हार्श कंडीशन आया कि जिसमें इन लोगों को सर्वाइव करने में दिक्कत हो रहा है, तब यही जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है यही निकल के क्या कर देता है, उसको भोजन माने उसको फूड देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके पास एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ चुका होगा। आगे देखिए कि ये इनसॉल्युबल फॉर्म विदाउट मेम्ब्रेन इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। बोलते हैं कि देखिए इनसॉल्युबल फॉर्म होता है ये, मतलब कि सेल के अंदर में जो होता है उसका पूरा चारों ओर घूमते रहता है, ठीक है। और ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में रहते हैं, ठीक है ना, ग्रेन्यूल्स में ड्रॉपलेट्स के जैसे, ठीक है। तो उसके रूप में रहते हैं और जो होता है इनसॉल्युबल होते हैं, इधर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल क्या है कि बहुत सारे जैसे सल्फर के ग्रेन्यूल्स, फास्फोरस के ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये सब पाए जाते हैं। और जब इसको क्या बोलते हैं कि बैक्टीरिया को जरूरत होता है तो वो क्या कर देते हैं, ये सब ग्रेन्यूल्स को तोड़ के इससे एनर्जी लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब पाया जाता है। लास्ट में आता है गैस वैक्यूल। क्या आता है? गैस वैक्यूल। तो गैस वैक्यूल क्या होता है? नॉन लिपिड लेयर। ये भी एक वैक्यूल था जो कि गैस वैक्यूल छोटे छोटे वैक्यूल्स के रूप में रहता है। ये नॉन लिपिड लेयर, इसमें लिपिड का लेयर नहीं होता। फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया, ये विशेष प्रकार के बैक्टीरिया में पाया जाता है, जैसे कि फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछता है, ठीक है। गैस वैक्यूल जो होता है, एक तो सबसे पहले लिपिड का लेयर इसके पास नहीं पाया जाता है, और ये जो है नॉन लिपिड का लेयर है इसके पास, और ये जो होता है सिर्फ किसी खास स्पेसिफिक बैक्टीरिया के पास पाया जाता है। और वो बैक्टीरिया का नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसे कि कौन सा, साइनोफाइसिन बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसके पास आपका गैस वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है। आगे की तरफ चलता हूं। अब स्टार्ट होता है जो आर.एच. विटेकर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था ना, तो उसमें हम लोग मोनेरा को पढ़ने जा रहे हैं। अब जाके हम लोग मोनेरा को मैंने असली जो पढ़ाई का, मैंने वो तो था ही पढ़ाई का सभी है, लेकिन अब ये मेन पार्ट जो होता है, ये बॉडी पार्ट इसका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो चलिए मोनेरा को पढ़ाता हूं मैं। चलिए किंगडम मोनेरा को पढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा, ठीक है, सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया, मैंने यहाँ पर आप जितना ही पढ़िएगा बैक्टीरिया के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रोइज्म, चाहे आपको हानि करने के लिए या फायदा करने के लिए, सबसे ज्यादा मात्रा में यही अबंडेंट है, ठीक है, धरती पे। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया जो होता है ना अकर करता है हर जगह, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसके लिए एक टर्म आता है कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो हर जगह में विराजमान रहता है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। तो बैक्टीरिया इसीलिए क्या है, बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, बैक्टीरिया क्या है, कॉस्मोपॉलिटन है, ठीक है। चलिए, दे ऑल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटाट। एक्सट्रीम हैबिटाट मतलब बहुत ही हार्ड हैबिटाट, जहां पर कोई सरवाइव नहीं, जहां पर हम सरवाइव नहीं कर सके, वैसे कोई जानवर सरवाइव नहीं कर सकते, वैसे जगहों में भी कौन सरवाइव कर लेता है, बैक्टीरिया। आपको पता नहीं हो कि ज्वालामुखी के अंदर में भी बैक्टीरिया पाया जाता है। ये कैसे हो सकता है, इतना गर्मी में तो मर जाएगा, लेकिन इतने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ऐसा खोजा गया। यहां तक कि आपके यूनिवर्स में, मतलब कि बाहर जो है ना, गैलेक्सी के बाहर में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और यहां तक कि समुद्र के तलहटी के नीचे में, जहां पर जीवन का मतलब कि एक कल्पना करना भी हम लोगों के लिए इमेजिनेशन भी खत्म हो जाए, वहां भी बैक्टीरिया पाया जाता है। तो बुलाते हैं, इसलिए बुलाया रहा है कि बैक्टीरिया जो था हार्श हैबिटाट में हर जगह पाया जाता है। समझ में आ रहा है? दे ऑल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटाट सच एज, यहां पे दिया हुआ एज हॉट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट में, स्नो में और डीप ओशन में, वेयर वेरी फ्यू लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, जहां पर बहुत कम लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, वैसे जगहों में भी पाए जाते हैं। कौन? बैक्टीरिया। बोलेगा many of them live in
ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज अ पैरासाइट। बोलता है कि बहुत सारे जो होते हैं कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होके, पैरासाइट के रूप में डिपेंड होके वो लाइफ मैंने जीवित रहते हैं। कौन? बैक्टीरिया, मोनिरास, ठीक है ना, कि दूसरे पे डिपेंड होके भी जीवित रहते हैं। पैरासाइट में समझ रहे ना कि किसी दूसरे होस्ट में ही वो अपना मैंने क्या बोलते हैं जितना भी भोजन वोजन करके उसी पे जीवित रहते हैं, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। तो उस पर जीवित रहते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। बैक्टीरिया का जो होता है ना कि 4 ग्रुप में बांटा गया, ठीक है। कितने ग्रुप में? 4 ग्रुप में, ठीक है। तो लिखा हुआ यहाँ पर क्या लिखा हुआ, चलिए पढ़ते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। शेप के आधार पे इसको 4 ग्रुप में बांटा गया। पहला है कोकस, दूसरा है बेसिलस, तीसरा है स्पाइरलम और चौथा है विब्रियम, ठीक है। चौथा क्या है? विब्रियम, ठीक है। विब्रियो बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोकस, कोकी इसका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये कोकस जो होता है वो स्पेरिकल जैसा शेप है, ठीक है ना, इसलिए इसका शेप जो होता है स्पेरिकल शेप के आधार पे इसको बांटा गया है, ठीक है, कोकस। बेसिलस रॉड शेप का होता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? बेसिली भी बोला था, ये रॉड शेप बोलता है। ये मोस्ट कॉमन शेप है, मोस्ट अबंडेंट है, मतलब मोस्ट कॉमन शेप मतलब ये ज्यादातर शेप में पाया जाता है, इसी तरह के पाया जाता है और ज्यादा मात्रा में पाया जाता है रॉड शेप वाला, ठीक है। आगे की तरफ देखते हैं कि स्पाइरलम जो होता है स्पाइरल शेप का होता है। स्पाइरल मतलब समझ रहे हैं, स्प्रिंग देखे ना, स्पाइरल उसी तरह का शेप का रहता है स्पाइरलम टाइप का बैक्टीरिया। इसका फ्लैजला होता है, सब जो दिखाई दे रहा है इस सब का फ्लैजला है, ठीक है ना, इस सब का फ्लैजला है, ठीक है। और ये स्पाइरल से होता है, स्पाइरल वही मैंने जैसे बुक देखते ना, स्पाइरल बुक जिसमें इस तरह से घुमा हुआ है, तो उसी तरह का रहता है, ठीक है। और इसका स्पाइरल शेप होता है, ठीक है। आता है विब्रियम, इसको विब्रियो भी बोलते हैं, विब्रियम या विब्रियो, ठीक है ना, इसका नाम, ठीक है। तो ये कैसा शेप का होता है? ये कॉमा शेप का होता है। कैसा होता है? कॉमा शेप का होता है। विब्रियम जो होता है वो कैसा होता है? इसको विब्रियो भी बोलते हैं, ठीक है। तो विब्रियो जो होता है वो इस प्रकार से कॉमा शेप का, मैंने कॉमा जो इस तरह से होता है, इसका बोला जाता है कॉमा शेप का होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह के विब्रियम को रखा जाता है कॉमा शेप में, ठीक है ना, कॉमा शेप का रहता है, इसका नाम इसीलिए कॉमा शेप का विब्रियम, ठीक है। आगे देखिएगा नोट में लिखा हुआ है कुछ बैक्टीरिया स्ट्रक्चर्स। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सिंपल होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है? सिंपल है। यही 4 शेप है, कोई कोकस है, कोई स्पेरिकल है, तो कोई स्पाइरल शेप है, कोई बेसिलस रॉड शेप है, तो कोई कॉमा शेप है। यही 4 शेप है, ठीक है ना। और इसी शेप में इसीलिए बताया गया कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है बाबू? सिंपल होता है। बैक्टीरिया का लेकिन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। स्ट्रक्चर सिंपल है लेकिन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, ठीक है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट है। इसका डाइवर्सिटी ऑफ मेटाबॉलिज्म जो होता है ये मोस्ट एक्सटेंसिव है, मतलब बहुत अलग तरह का होता है, ठीक है। हर तरह का डाइवर्सिटी इसके पास आ जाता है। मोस्ट एक्सटेंसिव तरह का मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम बोला मैंने, जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता है, इसका मोस्ट एक्सटेंसिव टाइप का अलग तरह का होता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है? चलिए, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं। तो एक ऑटोट्रॉफिक होता है, हेटरोट्रॉफिक तो होते हैं बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया में देखिए ऑटोट्रॉफिक, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को ये ऑर्गेनिक बना के अपने में ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपना न्यूट्रिशन में लेते हैं, ठीक है। दे में बी फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होता है। फोटोसिंथेटिक मैंने प्रकाश से लेने वाले और कीमोसिंथेटिक मैंने केमिकल सल्फर आदि से भी लेके ये लोग क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेके भी ये लाइव रहते हैं, जीवित रहते हैं। और दूसरा ये हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी होता है। हेटरोट्रॉफिक जो स्वयं खुद से खाना नहीं बनाता, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, उसको हेटरोट्रॉफिक बोलते हैं, तो पता ही है। वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया, मतलब ज्यादातर बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक, दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। बताइए ये डिपेंड करते हैं किसमें, डेड ऑर्गेनिज्म है या डेड ऑर्गेनिक फूड मैटर पे, ठीक है ना। तो वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफ बोलते हैं। ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। देखो न्यूट्रिशन कैसा कैसा होता है, एक मैंने चार्ट बनाया है न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन इनमें देखिए कैसा कैसा हो सकता है।
चलिए, तो देखिए न्यूट्रिशन जो है, एक तो आप पढ़े ऑटोट्रॉपिक, दूसरा क्या पढ़े हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में क्या पढ़े मेजोरिटी। ऑटोट्रॉपिक को दो बार में बांटा गया, फोटोट्रॉप्स जो प्रकाश में डिपेंड करते हैं, कीमोट्रॉप्स जो केमिकल पे डिपेंड करते हैं। फोटोट्रॉप्स को भी दो बार में बांटा गया, एक जो ऑक्सीजेनिक होते हैं, जो माने कि खाना वाना डाइजेस्ट करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, उसको ऑक्सीजेनिक बोलते हैं, और एक होता है एनऑक्सीजेनिक जो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते, या बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, माने फोटोट्रॉप्स हैं, और ये एनऑक्सीजेनिक बिना ऑक्सीजन के भी फोटोट्रॉप्स हैं, ठीक है। और कीमोट्रॉप्स, तो कीमोट्रॉप में केमिकल पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे देखिए हेटरोट्रॉप्स पैरासिटिक होता है, सिम्बायोटिक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है। पैरासिटिक, पैरासाइट जो दूसरे पे डिपेंड करने वाले होते हैं, जो दूसरे पे होस्ट बना के उसमें खाते हैं। सिम्बायोटिक मतलब कि एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, ठीक है ना, बैक्टीरिया जो एक दूसरे को सपोर्ट करके अपना जीवित रहते हैं, ठीक है ना, उसको सिम्बायोटिक बोलते हैं। और एक होता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब कि सड़े गले चीजों में जो रोटेन होते हैं, रोटेन सामानों पे जो डिपेंड करके रहते हैं, उसको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं, और ये ज्यादातर होते हैं, मोस्टली होते हैं, ठीक है। अब आता है अर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ना। देखिए अर्कीबैक्टीरिया हम बताए थे जब सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था ना, तो उस समय अर्कीबैक्टीरिया का एक अलग ग्रुप बना लिया था। अब ये बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना हमको क्यों जरूरी है, ये समझिए। मैंने ये भी मोनेरा में ही है, लेकिन अर्कीबैक्टीरिया को सिक्स किंगडम में अलग में बांटा गया था। तो अर्कीबैक्टीरिया एक स्पेशल बैक्टीरिया में क्यों आ गया, मोनेरा के साथ ही क्यों नहीं रखा गया। मैंने मोनेरा में रखा गया, लेकिन इसको एक अलग ही ग्रुप, बैक्टीरिया ग्रुप से अलग रखा गया। कारण क्या था, कारण था इसके सेल वाल के स्ट्रक्चर के कारण से। सेल वाल के स्ट्रक्चर के कारण से वे ऐसे ऐसे जगहों में अर्कीबैक्टीरिया पाए जा रहे थे जिसका आपको कल्पना नहीं कर सकते। वे ज्वालामुखी के अंदर मैंने कि हॉट जगह पे भी पाए जा रहे थे, और यहाँ तक कि क्या कहते हैं कैटल जो गाय का जो कैटल मैंने कि रूमेन होता है, मैंने इंटेस्टाइन, वहाँ भी ये पाए जा रहे थे। तो ऐसे ऐसे जगहों में पाए जा रहे थे, जिसके कारण से इसका एक अलग ग्रुप बनाया गया था अर्कीबैक्टीरिया। और ये किस लिए पाए जा पा रहे थे, क्योंकि इसका सेल वाल जो होता है एक अलग तरह के नहीं बनाता। सेल वाल जो होता है इसका अलग तरह का था, ठीक है। बैक्टीरिया का जैसे मेनली पेप्टिडोग्लाइकेंस का बना होता है, लेकिन इसका जो अर्कीबैक्टीरिया का चैपरोन्स, प्रोटीन, ये सबसे बना हुआ रहता है, ठीक है, जिसके कारण से इसको अलग ही मजबूती मिलता है। और इसमें ईथर का बॉन्डिंग रहता है, मैंने इसका जो सेल वाल होता है उसमें ईथर का बॉन्डिंग होता है, तो जिसके कारण से इसको एक अलग मजबूती मिल जाता है, ठीक है। तो इसके कारण से ये बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, और ये अलग अलग हार्श हैबिटेट में भी आराम से पाए जाते हैं अर्कीबैक्टीरिया। तो चलिए अब अर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। अर्कीबैक्टीरिया को स्पेशल बैक्टीरिया बोलते हैं। दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, ठीक है ना, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज जिसको हेलोफिल्स बोलते हैं। हेलोफिल्स मतलब कि सॉल्टी एरिया को हेलोफिल्स बोलते हैं। मैंने सॉल्टी एरिया में भी ये पाए जाते हैं। कौन, अर्कीबैक्टीरिया। हॉट स्प्रिंग्स जिसको हॉट स्प्रिंग्स को बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, वहां भी ये कौन पाए जाते हैं, अर्कीबैक्टीरिया पाए जाते हैं। मार्सी एरियाज, मार्सी एरिया जहां मिथेनोजेन, जहां मीथेन उथेन पाए जाते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं मार्सी, जहां पर मीथेन उथेन पाए जाते हैं, जैसे नाली उली, उसमें भी क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। कौन, अर्कीबैक्टीरिया, ठीक है ना। तो किस लिए पाए जा रहे हैं उसका कारण भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि दिस बैक्टीरिया हैव अ डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर एंड गिव्स फीचर टू सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशन। वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी क्या कर पाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं। किस लिए, तो कारण क्या है कि इस बैक्टीरिया का डिफरेंट सेल वाल का स्ट्रक्चर है, जिसके कारण से, इसके सेल वाल के कारण से ही ये क्या कर देते हैं कि इतने हार्श हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। देखिए यू बैक्टीरिया, अब हम लोग पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया। अर्कीबैक्टीरिया पढ़ लिए, अब आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जाना आता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यू बैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, रिजिड सेल वाल, और बना किसके रहता है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। सेल वाल रिजिड होता है, मजबूत होता है, और बना रहता है किसका, पेप्टिडोग्लाइकेन के। मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है। यू बैक्टीरिया कोई कोई मोटाइल भी होता है, मोटाइल मतलब कि आराम से चलने वाला, और नॉन मोटाइल जो एक ही जगह में स्टडी रहे उसको नॉन मोटाइल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हम लोग को साइनोबैक्टीरिया भी पढ़ना है। ये साइनोबैक्टीरिया को
हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ट्रू में एल्गी नहीं है, एल्गी नहीं है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी नाम इसको बीजीए भी बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया को, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि इसका क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिसके कारण से ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होता है। और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होता है, इसीलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। और ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर वन सेल का बना होता है, क्लोनियल भी होता है और फिलामेंटस होता है, मैंने एक क्लोनी भी बना के रहता है, क्लोनी बना के भी रहता है और फिलामेंटस के रूप में भी रहता है। ठीक है, अच्छा, इसका क्लोनी जो होता है, इसका क्लोनी जो होगा उसमें जिलेटिनस सीथ होता है और म्यूसिलेजिनस सीथ होता है। जैसे मान के चलिए कि ये आपका क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, मान लीजिए कि ये साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, उसके ऊपर में जो होता है कवरिंग होता है, ये कवरिंग जो होता है इसको ही कवरिंग को ही क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिनस सीथ या जिलेटिनस सीथ बोलते हैं। ठीक है, आप इसके कॉलोनी को बहुत जगह में देखे होंगे, जैसे कि यार कोई पॉल्यूटेड वाटर होगा ना, तो पॉल्यूटेड वाटर में देखिएगा कि एक पूरी तरह से एक छोटा सा गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर का जैसा या ग्रीन ग्रीन जैसा स्ट्रक्चर आप देखे होंगे। तो यही जो होता है, इसके बारे में इसीलिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये देखो वाटर बॉडीज में, वाटर में, पानी में ये क्या कर देते हैं, ब्लूम्स बनाते हैं, छोटे छोटे गुच्छेदार जैसे स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बस ये मैंने क्या बोलते हैं कि उसमें पॉल्यूशन का लेवल को दिखाते हैं किसी भी वाटर में। ठीक है, इनके पास जो होता है एक हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट क्या होता है, एक स्पेशलाइज सेल होता है। इसका जो सेल अगर देखिएगा तो इसके अंदर में एक सेल पाया जाता है जिसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, जो कि एक स्पेशलाइज सेल होता है। ये क्या कर देता है, फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एग्जाम्पल नॉस्टॉक एनाबिना। जैसे कि हेट्रोसिस्ट एक जो होता है कि नॉस्टॉक एनाबिना में एक जो सेल पाया जाता है वो क्या कर देता है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग सेल होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का जो बाहर में जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है, मैंने उसको अपने में कंज्यूम करता है। ठीक है, तो वो कैसे कर पाता है, उसके पास एक सेल पाया जाता है हेट्रोसिस्ट, उसी के द्वारा क्या कर देता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मैंने नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये हेट्रोसिस्ट। अब आता है एक बैक्टीरिया का कैटेगरी जिसको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो देख ली कि जो फोटो मैंने ब्लू ग्रीन लेगी, जो फोटोसिंथेटिक करके अपना काम करता है। दूसरा देखिए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, क्या देखिए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में बदलने का काम करता है। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट एज नाइट्रेट अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। और ये जो होता है ये सब करके उसको क्या फायदा मिलता है, एटीपी बनाता है। और एटीपी से क्या करेगा भाई, एनर्जी अपना क्रिएट करेगा, अपना मैंने सर्वाइविलिटी के लिए करेगा। ऑल्सो रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करता है, ऑल्सो क्या करता है, रिसाइकिल करता है न्यूट्रिएंट्स को, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। हम इसको याद करने के लिए कि कौन कौन चीज को रिसाइकिल करता है, तो उसके लिए याद करने का एक तरीका भी किए थे, हमने ट्रिक बनाए थे, साफ पानी। अब ट्रिक मेरा ऐसा ही रहता था, साफ पानी। ठीक है, साफ पानी मतलब क्या हो गया, सल्फर अपना हो गया, और एफ से क्या हो जाएगा, फेरस या आयरन बोलते हैं। ठीक है ना, पानी से क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, और एन फॉर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। बस इस तरह से हम लोग क्या कर देते थे, बना लेते थे कुछ भी। ठीक है ना, तो अब भी याद रख सकते साफ पानी। ठीक है ना, मैंने कुछ भी हो गया, या तो किसी सर का देख लो, ठीक है, कोई हो, नहीं तो अपना है जो मन किया वो बना लो। ठीक है ना, तो इसी तरह से बना लीजिए। ट्रिक अगर अपना रहे, ट्रिक अगर आप खुद से बना के अगर याद करते तो ज़्यादा याद रहता है, दूसरे का भी देख के याद कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, आगे की तरफ चलता हूँ। अब आता है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। बाबू इसके बारे में जानिए। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट इन नेचर होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मेजॉरिटी आर डिकम्पोजर, ये ज्यादातर क्या होता है, डिकम्पोजर होता है। डिकम्पोजर मतलब तोड़ते हैं, मैंने कि जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को या ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक में चेंज करते हैं। ठीक है ना, तो मेजॉरिटी आर डिकम्पोजर, हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड। इसमें से बहुत सारे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होता है कर्ड बनाने में काम आते हैं, फ्रॉम मिल्क से। ठीक है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना, दूध से दही बनाने के, वही ये सब क्या है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया।
प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, इसका हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया का। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, ये लेग्यूम मतलब जो होता है ना, मैंने कि दलहन के फसल, मैंने कि वही क्या बोलते हैं लेग्यूम्स, हाँ लेग्यूम ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो वे सब में भी क्या होता है कि नाइट्रोजन को जो फिक्सेसिंग करने का काम को जो करते हैं वो यही बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जैसे आपने पल्स के दाल के पौधे देखे, उसको उखाड़िएगा तो उसमें छोटे छोटे नोट्स होंगे, तो नोट्स को जब काट के देखिएगा ना तो ये बैक्टीरिया का भरमार पाया जाता है। तो इसीलिए लेग्यूम्स में जितने होते हैं उसमें पाया जाता है कौन, हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया। नोट में देखिए कि सम बैक्टीरियल डिजीज है, कोलेरा, ठीक है, टाइफाइड, टेटनस और सीट्रस कैंकर, ये सब बैक्टीरियल डिजीज को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग एक बैक्टीरिया, स्पेशल बैक्टीरिया के बारे में जान रहे हैं जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा, अब इसको जानना क्यों है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा से दिया हुआ, तो भाई इसके बारे में तो जानना जरूरी है। तो माइकोप्लाज्मा कैसा है, यूनिसेलुलर है, ठीक है, यूनिसेलुलर, नॉन मोटाइल मतलब एक ही जगह फिक्स रहता है, पिलियोमॉर्फिक होता है। पिलियोमॉर्फिक मतलब कि जो होता है डिफरेंट शेप और साइज का होता है, क्या होता है, डिफरेंट शेप और साइज का होता है, पिलियोमॉर्फिक उसको बोलते हैं, मतलब कि इसका साइज और शेप जो होता है अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इसका जो एक और नाम है क्या, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग पीपीएलओ भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लेग सेल वाल, इसके बाद सेल वाल नहीं होता है, ठीक है, इसका सेल वाल नहीं होता। इट कंटेन साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, डीएनए, सब कुछ होता है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करता है। माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये बोलता है कि माइकोप्लाज्मा जो होता है कि बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, और इसके कारण से खतरनाक भी होता है। दूसरा क्या होता है कि पैथोजेनिक, माने कि बीमारी फैलाता है एनिमल और प्लांट दोनों में। इसका नाम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है। सेल वाल इसके पास नहीं है, इसलिए एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाता। एंटीबायोटिक जो ज़्यादातर काम करते हैं वो सेल वाल पे ही माने कि अटैक करने में काम करते हैं, ठीक है। सेल वाल को परफोरेट कर देंगे, परफोरेट में उसको छेद कर देंगे तो बस मर गए। तो लेकिन इसमें इसीलिए इसके पास एंटीबायोटिक भी काम नहीं करते, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर होता है। माइकोप्लाज्मा के जो होता है कि बहुत सारा वेरिएंट होता है, उसमें गैलीसेप्टिकम है और लेड लेवी है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम और माइकोप्लाज्मा लेड लेवी पढ़ना नहीं है, बट लेड लेवी जो होता है सबसे छोटा साइज में होता है गैलीसेप्टिकम से भी। तो मैंने सबसे छोटा जो होता है ना, मैंने बैक्टीरिया मैंने बचा सबसे छोटा जो ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा लेड लेवी तो सबसे छोटा, यानी बोल सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा है, ठीक है। आगे बता रहे हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। तो देखिए किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है ये ट्रू न्यूक्लियस वाले और ये यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है, एसेक्सुअल भी कर सकता है और सेक्सुअली बाय प्रोसेस ऑफ सेल का बनाना, सेल फॉर्मेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन के आधार पे ये एसेक्सुअल सेक्सुअल मोड दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे की तरफ जानेंगे। इसमें जो होता है किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग सबसे पहला जो पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स बोलेंगे, ये पहला, ठीक है ना। क्राइसोफाइट्स एक अलग तरह का माने कि प्रोटिस्ट है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहला पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ते हैं इसके बारे में, देखिए क्राइसोफाइट्स ये जो है मेरा पहला मैंने प्रोटिस्टा का पहला, इसको डाइटम्स भी बोलते हैं और गोल्डन एल्गी या इसको डेस्मिड्स के नाम से जाना जाता है। ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है एज वेल एज मरीन वाटर में भी पाया जाता है, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोपिक माने माइक्रो लेवल के होते हैं, ठीक है। ये जो होता है पानी में पैसिवली तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं पैसिवली, इस तरह से आराम से जाते हैं। तो पैसिवली जो फ्लोट करते हैं पानी में उसको प्लैंकटन भी बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लोट करते क्या होता है, पैसिवली इन वाटर करंट, इसको प्लैंकटन के नाम से जाता है। मोस्ट ऑफ देम, देखिए मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक होता है, ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होता है, ज्यादातर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। डाइटम्स यूज इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, मतलब डाइटम्स जो होते हैं इसका यूज जो होता है पॉलिशन माने कि जो होता है कि पॉलिशिंग फैक्ट्री हो गया, फिल्ट्रेशन फैक्ट्री हो गया, या सिरप बनाने में, कप सिरप बनाने में, ये सब में क्या होता है इसका यूज किया जाता है डाइटम्स का। डाइटम्स जो होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, समुद्र में भी पाया जाता है और क्या होता है फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है। तो जो ये क्या होता है कि जब ये डेथ हो जाते हैं तो इसका जो ऊपर का जो सरफेस होता है, जो उसका सेल वाल होता है, वो धीरे धीरे डिपोजिट होकर वो डायटोमेसियस अर्थ बना देते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं।
डाइटम्स आर चीप प्रोड्यूसर इन द ओशन, मतलब कि जो होता है कि ये प्रोड्यूसर के रूप में, मतलब बहुत बड़े उत्पादक के रूप में भी ओशन में काम करते हैं, क्योंकि ये मतलब कि जब ये मरते हैं, ठीक है ना, चलिए मैं बताता हूँ। डाइटम्स जो होते हैं चीप प्रोड्यूसर इन द ओशन है, क्यों है, क्योंकि जब डेथ करते हैं तो इसका जो सिलिका का जो सेल वाल होता है, इसका सेल वाल जो होता है वो सॉफ्ट बॉक्स की तरह होता है, एक दूसरे में फिट रहता है इस प्रकार से, ठीक है। तो सॉफ्ट बॉक्स की तरह रहता है और ये जो होता है सिलिका का बना हुआ रहता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब डेथ कर जाते हैं तो वो डिपोजिट होने लगते हैं समुद्र में। तो ये डिपोजिट होके क्या होता है कि मैंने कि स्ट्रक्चर बना देता है जिसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु भी रह सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोला गया चीफ प्रोड्यूसर इन दी ओशन, ठीक है। चलिए, मैंने इससे मरे जैसे मूंगा चट्टान या बोलते हैं ना, इस समय जो बहुत सारे मछलियों का मैंने कि घर और बना रहता है समुद्र के अंदर, ये इसी के कारण से होता है, क्योंकि बहुत बिलियन सालों से क्या होता है, ये लोग डिपोजिट होता है और ये एक मैंने चट्टान जैसा कि स्ट्रक्चर, बहुत ही अलग तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें बहुत सारे जीव रह सकते हैं, मैंने कि वाटर बॉडीज, वाटर में रहने वाले जीव जंतु, ठीक है। अब आता है डायनोफ्लेजिलेट्स, ये दूसरा है डायनोफ्लेजिलेट्स, ठीक है। तो चलिए डायनोफ्लेजिलेट पर आते हैं। डायनोफ्लेजिलेट मोस्टली मरीन होता है, ये सब ज्यादातर मरीन होता है। वो तो देखें कि पानी अच्छे पानी मैंने कि क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में पाया, मरीन वाटर में पाया, लेकिन ये मरीन ज्यादातर मरीन होते हैं। ये येलो कलर के हो सकते हैं, ग्रीन कलर के हो सकते हैं, ब्राउन कलर के, ब्लू या रेड भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग किस में करते हैं कि मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स, ठीक है। तो इसका जो होता है कि इसका सेल मैंने जो इसका जो सेल होता है उसमें किस तरह के कलर होता है उसके आधार पे क्या होता है, ये अलग अलग तरह के कलर्स के होते हैं, ठीक है। सेल वाल जो होता है, उसका जो सेल वाल बना होता है वो बहुत ही मजबूत स्टीफ सेलुलोज का प्लेट्स होता है, ठीक है ना। सेल वाल जो होता है बहुत ही मजबूत सेलुलोजिक प्लेट होता है, ठीक है। देखिए इसके पास जो होता है कि 2 फ्लेजिला पाए जाते हैं, ठीक है। इसके पास जो 2 फ्लेजिला पाए जाते हैं, तो एक फ्लेजिला जो होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, इधर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा ट्रांसवर्स होता है, परपेंडिकुलर होता है। एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स होता है। तो 2 फ्लेजिला पाया जाता है, वन लॉन्गिट्यूडनल एंड अनदर ट्रांसवर्सली इन ए फुरो बिटवीन द वॉल प्लेट। जो वॉल प्लेट होता है उसके बीच में खांच के रूप में रहता है, मैंने फुरो रहता है, और एक जो होता है इधर की तरफ इसका फ्लेजिला रहता है कि अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है लॉन्गिट्यूडनल, और एक दूसरे ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर इधर की तरफ रहता है। तो 2 तरह का इसके पास फ्लेजिला होता है, ठीक है। रेड डायनोफ्लेजिलेट जिसको गोनियोलैक्स भी बोलते हैं, ये अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, या फिर वो क्या करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है समुद्र में। ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट मेक द सी अपीयर्स रेड, ये सी को क्या कर देता है, रेड कर देता है। और इसके कारण से रेड टाइड्स, मैंने जैसे रेड का मैंने कि टाइड्स में समझ रहे हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े लहर, तो उस तरह के लहर मैंने कि लाल लाल निकलते हैं, मैंने कि समुद्र में दिखाई देते हैं। और ये जो रेड टाइड्स होता है इसके जहर पॉइजनस होता है, जिसके कारण से बहुत सारे फिशेस मरीन जो लाइव है वो मर भी जाते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिन निकालते हैं। एक टॉक्सिन होता है इसके पास जो कि बहुत जहरीला होता है, जिसके कारण से क्या होता है, बहुत सारे मछलियाँ या बहुत सारे वाटर बॉडीज मर जाते हैं। उस टॉक्सिन का नाम है सेक्सी टॉक्सिन, SAXY, सेक्सी टॉक्सिन, ठीक है। ये टॉक्सिन रहता है, पढ़ना नहीं है, आएगा नहीं, ठीक है। तो ये टॉक्सिन पाया जाता है। तो टॉक्सिन रिलीज बाय, ठीक है, तो क्या निकालता है, टॉक्सिन रिलीज बाय देम किल अस अदर मरीन एनिमल्स। तो क्या कर देता है, अदर मरीन एनिमल्स जैसे फिशेस को मार देता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलता हूं मैं। अब आता है ये तीसरा प्राणी है प्रोटिस्टा का, जिसका नाम क्या है, यूग्लिनोइड्स। इसको यूग्लिना से भी बहुत ज्यादा जाना जाता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है और स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट मैंने रुका हुआ पानी में भी ये पाया जाता है, ठीक है। रुका हुआ पानी को स्टेगनेंट वाटर बोलते हैं। फ्रेश वाटर में पाया जाता है और स्टेगनेंट वाटर में ही पाया जाता है। दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। इसके पास जो इसका बॉडी होता है उसमें क्या होता है कि एक प्रोटीन का लेयर होता है, उसको हम पेलिकल बोलते हैं। उसके कारण से वो फ्लेक्सिबल रहता है, फ्लेक्सिबल मूवेबल होता है, ठीक है।
इसके पास 2 फ्लैजिला, इसके पास भी 2 फ्लैजिला पाया जाता है। एक जो होता है बहुत छोटा, जो दिखाई नहीं देता, बहुत कम मैंने माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है, दिखाई दे देता होगा, मैंने छोटा सा होता है, लेकिन ये बहुत छोटा था। वन शॉर्ट होता है और दूसरा लार्ज होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। ये जो होता है फोटोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक कब होता है? प्रेजेंस ऑफ, प्लस सेंस मतलब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बिहेव एज अ फोटोसिंथेटिक, माने कि प्रकाश के प्रेजेंस में जो ये यूग्लिनॉइड्स फोटोसिंथेटिक बिहेव करता है, मैं फोटोसिंथेटिक के द्वारा अपना खाना वाना बनाता है, फोटोसिंथेटिक। एंड एब्सेंस ऑफ सनलाइट बिहेव एज अ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। बोलता है कि देखो कि जैसे ही मान के चलिए कि सनलाइट नहीं रहा, ठीक है, तो ये जानते हैं हेटेरोट्रॉपिक बिहेवियर करेगा। ऐसे अगर सनलाइट है तो भैया उसी से भोजन करके अपना पोषण वोषण करके अपना माने कि जिंदगी बिता लेगा, सर्वाइव कर लेगा भाई। लेकिन अगर मान के चलो कि लाइट माने कि सनलाइट ना पहुंचे उतना दूर तक, समुद्र के नीचे तक, ये जहाँ पर भी रहे, ये समुद्र के बोले कि जो फ्रेश वाटर में मान के चलो उतना दूर मैंने, या हो सकता है कि मान ली कि उस दिन क्या हुआ ना कि धूप नहीं हुआ, तो ये क्या कर लेगा ना इसको, तब वो क्या कर लेगा कि छोटे छोटे, उससे भी जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म उसको खा के सर है ना, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर लेगा। तो इस तरह का ये यूग्लिनॉइड्स होता है, माने ये प्रोटिस्ट है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। इसका एग्जाम्पल जो होता है एक ही है और बहुत मस्त है, वो कौन है? यूग्लिना। कौन है? यूग्लिना है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना है, ठीक है। अब आता है एक और चौथा नंबर पे स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। ये स्लाइम मोल्ड्स क्या होता है कि इसका हैबिटेट क्या होता है? ग्रो कहाँ करता है? डिकेइंग, ग्रो ऑन डिकेइंग ट्विग्स, मतलब कि सड़े गले लट्ठे जो होते हैं, ठीक है, लकड़ी कुड़ी में, उसमें क्या होता है? ये ग्रो करते हैं स्लाइम मोल्ड्स। सुटेबल कंडीशन क्या चाहिए? प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। बोलता है कि इसका सुटेबल जो कंडीशन होता है प्लाज्मोडियम का तरह रहता है। प्लाज्मोडियम मतलब कि इतना सुटेबल मैंने प्लाज्मोडियम के रूप में बना रहता है, और वो जो होता है विच में ग्रो स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, और ये जो होता है ग्रो भी करता है सेवरल फीट तक, कुछ फीट तक भी ये ग्रो भी कर सकता है, बहुत, ठीक है ना। उसका कुछ एक हाइट भी हो सकता है उसका ग्रोथ का, ठीक है ना। तो ये स्लाइम मोल्ड्स कुछ ग्रोथ करते हैं अपना कुछ एक खास साइज हाइट के, ठीक है। तो अब ये स्प्रेड करते हैं बहुत जल्दी, कब? जब सुटेबल कंडीशन रहा तो प्लाज्मोडियम के रूप में रख के स्प्रेड करेगा, ठीक है। आगे की तरफ देखिए स्लाइम मोल्ड का आगे का, अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो तब ये डिफरेंशिएट माने कि टूट के अनफेवरेबल कंडीशन होगा तब ये क्या करेगा? तो जब ये अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो क्या करता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट वो डिफरेंशिएट होके एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, एक फ्रूटिंग बॉडीज, एक कवर, एक थैला जैसा एक स्ट्रक्चर बना देगा, जिसमें बॉडी बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, और उसके टिप्स में जो होता है स्पोर्स रहेगा। जैसे क्या होगा कि अगर मान के चलो कि हार्श कंडीशन है, कोई अनफेवरेबल कंडीशन हो गया जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकता स्लाइम, तो वो क्या कर देता है कि क्या बना लेता है? प्लाज्मोडियम नहीं बनाता। प्लाज्मोडियम जो बनाता है तो उससे क्या होता है 1 से 2, 2 से 4 बहुत ज़्यादा फैला देता है मैंने स्लाइम मोल्ड्स का बीज। लेकिन अगर मान के चलो कुछ हार्श कंडीशन आ गया, अनकंडीशनल कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, तो क्या करेगा? तो उस समय में ये लोग क्या कर देता है कि जो प्लाज्मोडियम को ही चेंज करके वो फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है। फ्रूटिंग बॉडीज मतलब कि थैला जैसा स्ट्रक्चर, जो कि जिसमें वो मैंने क्या रख सके और वो मैंने कि अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सके। अब उसी में वो क्या कर देता है उसकी टिप में उसके छोर पे क्या कर देते हैं, वो छोर पे क्या कर देते हैं, क्या कहते हैं स्पोर्स का निर्माण करते हैं। और जैसे फेवरेबल कंडीशन होता है तो टिप्स वो फूटता है और सभी स्पोर क्या होते हैं? बिखर जाते हैं, फिर से स्लाइम मोल्ड अपना मैंने हर जगह फैल जाते हैं। तो इस तरह से अपने आप को बचा के रखते हैं। कौन जी? स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। तो स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल, स्पोर के पास भी ट्रू वॉल होता है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। बोलता है कि उसका जो स्पोर्स होता है मैंने फ्रूटिंग बॉडी के अंदर में जो स्पोर होता है उसके पास ट्रू वाल्स होते हैं, वाल भी होते हैं, जिसके कारण से ये क्या कर देते हैं कि एडवर्स कंडीशन में भी मतलब कि बहुत दिनों बहुत सालों तक मतलब क्या कर सकते हैं कि उसी तरह की अवस्था में रह सकते हैं। जैसे ही मतलब कि फेवरेबल कंडीशन आए फिर से ये ग्रो करेंगे, ठीक है। और ये डिस्पर्स मैंने फैलते कहाँ से? डिस्पर्स बाय एयर करेंट्स, हवा के द्वारा से, हवा के लहरों के साथ ये पूरी तरह चारों तरफ फैल जाते हैं, ठीक है। चलिए इसमें एक और ग्रुप है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन के अंदर में भी ग्रुप्स है, उसको भी पढ़ना। प्रोटिस्टा के अंदर ही प्रोटोजोन्स है।
ठीक है। तो चलिए प्रोटोजोन्स भी पढ़ते हैं। तो प्रोटोजोन्स क्या है? ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स मतलब ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं लाइव एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट। ये या तो शिकारी है या तो पैरासाइट, दूसरे पे होस्ट करके रहेंगे। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ये प्रिमिटिव रिलेटिव है, मतलब कि एनिमल्स के प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, मतलब कि रिलेटिव मतलब है, समझ रहे ना, वो रिलेटिव एनिमल्स है, ठीक है। इसके 4 मेजर ग्रुप है, मतलब कि एनिमल्स के बहुत बड़े, मतलब कि पहले के रिश्तेदार जैसे, ठीक है ना। ये लिंक भी करता है ना फंगी को, फिर एनिमल्स को, ठीक है ना, ये सबको लिंक करते हैं, ठीक है ना। इसको लिंकर भी बोलते हैं प्रोटिस्टा को, ठीक है ना। 4 मेजर ग्रुप है इसका। पहला ग्रुप है क्या? अमोबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है। ये जो होता है फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और सी वाटर में भी पाया जाता है और मॉइस्ट सोयल, मतलब नमीदार सोयल में भी पाया जाता है अमीबा। इसके पास सूडोपोडिया होता है, फॉल्स फिट होता है, इसके द्वारा वो खाने का भी काम करता है, ठीक है ना। इसका एंटोअमीबा, एक एंटोअमीबा जो होता है वो पैरासाइट होता है, एंटोअमीबा हिस्टोलोटिका, ठीक है, नाम है इसका पूरा। तो ये है अमीबा के बारे में, अमोबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में, बस इतना ही। आगे की तरफ देखिएगा, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। चलिए शुरू करते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो कि फ्री लिविंग पैरासाइट्स है, फ्री लिविंग पैरासाइट है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इसके पास फ्लैजेलेटेड है तो मैंने इसके पास फ्लैजिला मात्रा में इसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। फ्लैजिला तो ज्यादातर 1 या 2 या 4 पाए जाते हैं, ठीक है, तो वही पाइप में पाए जाएंगे, उसी द्वारा वो लोकोमोशन करते हैं। पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस में सोने वाला बीमारी इससे होता है, ठीक है, तो यही करता है, ठीक है। और इसका जो है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ये नहीं है, प्रामिसियम नहीं है, ट्रिप्नोसोमा है। क्या है? ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनिस, इसी के द्वारा क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है। अब इसको जो एक वेक्टर होता है, इसका जो होता है सेसे फ्लाई, यही सेसे फ्लाई जो होता है ये इसी को ले जाता है दूसरे मतलब कि ह्यूमन में, और उसके पास अगर ये छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उसको बीमारी हो जाएगा, क्या, स्लीपिंग सिकनेस। तो खतरनाक है सेसे फ्लाई, सेसे का स्पेलिंग TSE, सेसे फ्लाई, ठीक है। उसी के द्वारा क्या होता है, ये ही माने कि वेक्टर है, वेक्टर मतलब ले जाने वाला, ठीक है, बीमारी को, ट्रिप्नोसोमा को ले जाता है और छोड़ देता है खाना वाना में, और वही खाना अगर हम लोग खा ले तो हो जाएगा क्या भाई, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ चलता हूं मैं। तीसरा नंबर में आता है सिलेटेड प्रोटोजोन्स। सिलेटेड प्रोटोजोन्स का खासियत क्या है, देखिए ये एक्वाटिक होता है। क्या होता है? एक्वाटिक होता है और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होता है, एक्टिवली ये घूमते रहता है, होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1000 ऑफ सिलिया। इसके पास बहुत सारे सिलिया पाए जाते हैं। इसका गुलेट प्रेजेंट होते हैं। गुलेट का प्रेजेंट क्या होता है, देखिए सिलिया तो इसके पास बहुत सारे पाए गए, इस तरह से सिलियास होता है, ठीक है ना। इसी वजह से क्या, वाटर को भी इंटेक करता है, ठीक है, और फूड को भी ये इंटेक करता है, फिर इसी को डाइजेस्ट करके फिर इसको निकाल देता है, जो डाइजेस्टिव फूड फिकर मटेरियल होती है, तो ये होता है। इसका एग्जांपल क्या होता है, पैरामीशियम होता है। अब आता है स्पोरोजोन्स, सबसे लास्ट है और सबसे खतरनाक भी है स्पोरोजोन्स। यही जो है स्पोरोजोन्स से ही हम लोग को मलेरिया जैसा बीमारी होता है, ठीक है ना। क्या होता है स्पोरोजोन्स, ऑल एंडोपैरासाइट, ये से जितना भी होता है एंडोपैरासाइट माने अंदर में रहने वाले परजीवी, ठीक है ना, एंडोपैरासाइट। इन्फेक्शन स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इसके पास एक स्टेज होता है जो इन्फेक्शियस स्टेज होता है, उस स्टेज को लाइफ साइकिल का इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है इन देयर लाइफ साइकिल। इसके पास एक स्टेज होता है जो इन्फेक्शियस स्टेज होता है, वही सबसे खतरनाक स्टेज होता है, और इसी कारण से क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम है, जो कि मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है, यही मलेरियल पैरासाइट है जो कि स्पोरोजोन्स में आता है। स्पोरोजोन प्रोटोजोन्स के द्वारा ही आपको क्या होता है, मलेरिया होता है। इसी को जो होता है वेक्टर जो मस्किटो लेके आती है, ठीक है, और अगर काट लेती है तो ये इसी को छोड़ देता है, आपके रिलीज कर देता है आपके बॉडी में, और जैसे आपका बॉडी में ये रिलीज हो जाता है तो ये धीरे धीरे फैलता है प्लाज्मोडियम, और इसके कारण से बस बुखार का चिल फीवर, ठीक है, ये सब लगने लगता है, और आपको फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपको मलेरिया हो गया, ठीक है, फिर आप इसको दिखाइए, और क्या। इसलिए घर आदि को साफ सुथरा रखिएगा। बरसात के दिन अभी है तो समझ रहे ना कि जितना भी है जगह पे अगर कुछ मात्रा में आप यूज कर सकते हैं ऐसे चीज़ों को जिससे आप बच सकते हैं। जैसे पानी जहाँ जमा है उसको हटा के रखिए, उसको पानी उछल दीजिए, और नाली आपके सामने में है तो उसमें केरोसिन तेल थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए, तो ऊपर में मच्छर उच्छर बैठ नहीं पाएंगे। तो ये सबसे आप बच सकते हैं मलेरिया से, ठीक है ना।
तो और क्या, और फिर टंकी आदि को ढक के रखिए, पीने का जो पानी रखिए वो उसे टंकी को ढक के रखिए, इसी तरह खुला हुआ रखिए, नहीं तो फिर मच्छर लोग के लिए अच्छा मैंने अच्छा जगह हो जाता है, मैंने अपना अंडा देने के लिए, ठीक है ना, अपने बेबी रखने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा और भी आगे बढ़ता हूँ मैं। इम्पोर्टेंस थोड़ा सा है, कुछ कुछ चीज़ें क्या इम्पोर्टेंट देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि क्राइसोफाइट्स इम्पोर्टेंट देखिएगा, इम्पोर्टेंट है क्राइसोफाइट्स, डिनोफिलेट, ट्यूबुलोनाइट्स, ये सब जितने भी ये वो लोग क्या है, फोटोसिंथेटिक है। देखिए स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक है, समझ रहे हैं ना, रोटेन चीज़ों पे ही डिपेंड करता है। प्रोटोजोआंस हेटेरोट्रॉपिक है, ये दूसरे चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, दूसरे जीवों पे। अब आता है किंगडम फंगी, बहुत ही अच्छा किंगडम है किंगडम फंगी, ठीक है। चलिए देखिए किंगडम फंगी के विषय में, इसका मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखिएगा। इसमें मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी बाहरी रंग रूप से भी ये लोग अलग अलग होते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक रूप में देखिएगा तो ये सेप्रोफिटिक होते हैं, पारासिटिक होते हैं। हैबिटाट देखिएगा तो ये हर जगह पाए, टेरेस्ट्रियल में, जमीन उमीन में ही पाएंगे। मॉइस्ट कंडीशन में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस में भी ये जीवित रहते हैं। एसिडिक पीएच माने जो एसिडिक कंडीशन में भी ये जीवित रहते हैं। वेरी फ्यू इन एसिडिक पीएच, वेरी फ्यू इन वाटर, ठीक है। अगर एसिडिक पीएच जो होता है उसमें भी ये लोग रहते हैं, लेकिन बहुत कम रहते हैं, ठीक है। स्पोर्स, इसके पास स्पोर, ये जो होता है मैंने कि इसके पास स्पोर्स होते हैं, ठीक है ना। स्पोर ये मैंने रिप्रोड्यूस करके जो होता है ये सेक्सुअल है, सेक्सुअल है, इसके स्पोर्स होते हैं। वही स्पोर्स को ही क्या कर देते हैं कि दूसरे जगह हर जगह में फैला देने लगते हैं। और फैलाते हैं किसके द्वारा, एयर करंट के द्वारा, हवा के द्वारा। और इसके बाद क्या होता है, फंगी लग जाता है। जैसे ब्रेड आदि में देखिए कि ब्रेड मोल्ड हो जाता है, सड़ जाता है, तो ये क्या था, हवा में ही इधर उधर फैला हुआ और वो उसमें बैठ जाता है, तो बस उसको ज़्यादा दिन होता तो क्या था, ब्रेड सड़ने लगता है। इसमें से कुछ एक टर्म आया कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस में वैसे फंगी जो कि कहाँ पे मैंने कि क्या बोलते हैं, ग्रो करते हैं डंग में। डंग मतलब समझ रहे हैं ना, ग्रो ऑन डंग, डंग मतलब गोबर आदि में, ठीक है ना। तो कॉप्रोफिलस। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मतलब समझ रहे हैं, एक दूसरे पे निर्भर रहने वाले। जैसे एल्गी और लाइकेन मिल, एल्गी और फंगी मिलके क्या बनाते हैं, दोनों एक दूसरे पे निर्भर होके क्या बनाते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं, जो इस रिलेशन को बोलते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इस रिलेशन को सिम्बायोटिक बोलते हैं। और इस तरह से बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल से बना देते हैं। ये देखिए इसके पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में लाइकेन बनाएगा, जो कि एल्गी का होता है, ठीक है ना। इसमें एल्गी और फंगी मिलके बनाता है, ठीक है, लाइकेंस। और माइक्रोरेजिया, माइक्रोरेजिया जो होता है ये भी एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फंगी और प्लांट का, जिसमें क्या होता है कि हायर प्लांट में जो होता है, हायर प्लांट के जो जड़ होते हैं उसमें माइक्रोरेजिया होता है। तो माइक्रोरेजिया में जो फंगी वाला जो पार्ट होता है वो क्या कर देता है कि न्यूट्रिएंट आदि को खींचता है और जड़ों तक पहुंचा के प्लांट में देता है। तो माइक्रोरेजिया का यही काम होता है। अगर माइक्रोरेजिया नहीं होगा तो बहुत सारे जो हायर प्लांट होते हैं, ठीक है, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे जैसे पाइनस का है वो, ठीक है ना, उसमें इसका जरूरत होता है माइक्रोरेजिया का। फंगी देखिएगा, फंगी जो होता है यूनिसेलुलर होता है ईस्ट के रूप में, मल्टी सेलुलर भी होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर में बहुत सारे हैं, यूनिसेलुलर में ईस्ट है। और इसके बाद मल्टी सेलुलर भी होता है, लूज टिश्यू का बनाता है। लूज टिश्यू में लूज होता है टिश्यूज का। देखिए ये जो होता है फंगी जो होता है वो जहाँ पे भी रहते हैं तो वो क्या होता है, नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस प्रकार के स्ट्रक्चर। यही जो नेटवर्क स्ट्रक्चर को जानता है हाइफा भी बोलते हैं, हाइफा। देखिए ये जो स्ट्रक्चर इसको हाइफा बोलते हैं, या नेटवर्क बोलते हैं, या इसी को माइसेलियम भी बोलते हैं, ठीक है ना। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को माइसेलियम, ठीक है ना। फैलाती है अपने आप को पूरा एक जगह से दूसरी जगह तक। माइसेलियम जो होता है दो तरह के होते हैं, एक सेप्टेड होता है, एक एसेप्टेड होता है। क्या होता है, सेप्टेड होता है और एसेप्टेड होता है। सेप्टेड होगा तो उसमें जो होगा इस प्रकार से रहेगा, उसमें कॉलम कॉलम बना हुआ रहेगा इस तरह से, ठीक है। और एसेप्टेड रहेगा तो वो क्या होगा, एक दूसरे से बंधा हुआ नहीं रहेगा, दोनों अलग अलग है। और एसेप्टेड और इसके साथ इस तरह से कुछ निकल जाए, इस तरह से, इस तरह धागा जैसे इस तरह से निकल जाए, फिर यहाँ से फिर इस तरह से रहे, तो इसको सेप्टेड और ब्रांच बोलते हैं। और एसेप्टेड रहे और इससे कोई धागा जैसा कुछ इस तरह से कोई ब्रांच डालना नहीं, तो एसेप्टेड ब्रांच, अनब्रांच। इसका एग्जांपल क्या था सेप्टेड में, बेसिडोमाइसीटीज हो गया, एस्कोमाइसीटीज हो गया और ड्यूट्रोमाइसीटीज में। जितना
फाइकोमाइसीट्स को छोड़ के एस्को बेसिडो और ड्यूक्टोमाइसीट्स सब क्या आते हैं, सेप्टेड और ब्रांच होते हैं। सेप्टेड भी रहता है और ब्रांच भी रहता है। और फाइकोमाइसीट्स जो होता है ए सेप्टेड होता है और अनब्रांच होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, काम आएगा। मैंने अभी हम बताएंगे कि माइसेलियम मैंने कि फंगस को भी अभी बांटा गया है, ठीक है ना, कितने भागों में, तो आपके जाके 4 भागों में, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बाइसिडोमाइसीट्स और ड्यूक्टोमाइसीट्स। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अभी पहले का पोजीशन बना ले रहा, सबको पहले बता दे रहा हूँ कि क्या क्या टर्म आएगी, ठीक है ना। तो देखिए सेप्टेड माइसेलियम में भी 2 पार्ट होती है। एक होता है मोनोकैरियोटिक। मोनोकैरियोटिक मतलब कि एक जो होता है माइसेलियम का छोटे छोटे स्पोर्स इस तरह से रहेंगे, ठीक है। और डाइकैरियोटिक में क्या होता है, 2 तरह के माने कि क्या बोलते हैं स्पोर्स रहेंगे, ठीक है ना। यही है सेप्टेड माइसेलियम के 2 पार्ट्स। नोट में लिखा हुआ है कि जो डाइकोरियम होते हैं उसमें जो होता है स्पोर्स जो होता है N+N के रूप में होता है, ठीक है ना। तो उसमें डाइकोरियन स्टेज में जेनेटिकली डाइकोरियन जो होगा वो क्या होता है, जेनेटिकली डिसिमिलर होता है। डाइकोरियन एक स्टेज होता है जो जेनेटिकली डिसिमिलर, दोनों अलग अलग तरह के मतलब गैमेट्स के स्पोर्स रहते हैं, ठीक है, जो कि अनफ्यूज रहते हैं, दोनों एक दूसरे में मिले हुए रहते हैं, N+N के रूप में रहता है, ठीक है। ये भी टर्म आएगा। फंगी आर कॉस्मोपॉलिसन एंड अकर इन एयर्स, वाटर, सॉइल एंड एनिमल्स एंड प्लांट। बोलता फंगी जो होता है कॉस्मोपॉलिसन होता है, मतलब कि वो हर जगह पाए जाने वाले होते हैं, ठीक है, एयर में, वाटर में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, हर जगह। सेल वॉल जो होता है फंगी का किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। जैसे हम लोग भी रिजर्व फूड मटेरियल किसका, ग्लाइकोजन के रूप में रहते हैं, ये भी ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखता है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। रिप्रोडक्शन देखिएगा, बहुत जरूरी चीज है, इसका रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्शन जो होता है ये तीनों तरह से करता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो करता है उसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। हम इसको याद करने के लिए ट्रिक बनाते हैं, फ्रेंड इन एफ बी। फ्रेंड से क्या, फ्रेगमेंटेशन, और एफ से फ्यूजन, और बी से बडिंग, ठीक है, ठीक है, फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ये सब करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिएगा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स होता है, जो कि एन जैसे दिखाया गया। मेन प्लांट बॉडी जो इसका होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है, एन रूप में एसेक्सुअल। और ये माइटोसिस के द्वारा ही एक से एक अलग, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह से बनता है बाय माइटोसिस। तो माइटोसिस होता है तो उसको माइटोसिस के जो प्रोसेस का है उसको क्या बोलते हैं, माइटोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। माइटोस्पोर्स 3 तरह के होते हैं, जू स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजी स्पोर्स होते हैं, और कोनाडिया होता है। कोनाडिया जो होता है सबसे मोस्ट फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मैं ज्यादातर में कोनाडिया बनता है माइटोसिस से और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इसको भी याद करने का तरीका है जोक्स। जोक्स से क्या, जू स्पोरेंजिया याद रखिएगा, एस से क्या होता है, स्पोरेंजी स्पोर याद रखिएगा, और सी से क्या याद रखिएगा, कोनाडिया। इससे जू स्पोरेंजिया, सी से कोनाडिया, और ऐसे स्पोरेंजी स्पोर्स। तो ये भी याद करने के लिए तरीका बना के रखे हुए, याद करना आसानी रहे। देखिए थोड़ा सा जू स्पोर्स आदि के बारे में। जू स्पोर्स सब क्या है, देखिए जू स्पोर्स जो होगा ना, स्पोर्स है एक तरह का, ठीक है, मतलब लोग का गैमेट बोल सकते हैं, ठीक है ना। जू स्पोर में फ्लैजिला पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा, इसमें भी नहीं पाया। मोस्ट कॉमन टाइप है कोनाडिया, हर किसी में पाया जाता है, ठीक है ना। हर तरह के कहते हैं फंगी में पाया जाता है। ये एक्वाटिक फंगी में पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीट्स में ही पाया जाएगा। और ये जो होता है हर फंगी में पाया जाता है, कोनाडिया हर फंगी में, पता है ना, हर जगह। फ्यू मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीट्स जो होता है जू स्पोर्स होता है, बाकी सब अलग अलग होता है, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिएगा, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या होता है कि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसके पास ओ स्पोर होता है, एस्को स्पोर होता है, बेसिडो स्पोर्स होता है, इसी के द्वारा इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें प्लाज्मोगेमी होता है। प्लाज्मोगेमी क्या होता है कि सबसे पहले क्या होगा कि प्लाज्मा का मिलन होगा, ठीक है, मैंने 2 अलग अलग तरह के मान के चलिए एन स्पोर्स है, तो उसके जो हो गए अलग अलग फंगी के, तो उसके प्लाज्मा पहले मिलेंगे, फिर उसके बाद न्यूक्लियस मिलेगा, तो फिर प्लाज्मोगेमी होगा, देन कैरियोगेमी होगा, फिर उसके बाद मियोसिस होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक से फिर 2 फिर नया मैंने बेबी या नया फंगी का निर्माण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। 2 गैमेट्स मिलते हैं, मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, वो लोग मिलते हैं, तो पहले प्लाज्मा का मिलन होता है, प्लाज्मोगेमी होता है। देन उसके बाद कैरियोगेमी, कैरियोगेमी न्यूक्लियस का मिलन होता है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे एक मान के चलिए एक है, ये मान के चलिए एक फंगा का एक गैमेट्स है और दूसरा गैमेट है,
तो इसके पास भी है अपना अपना मैंने क्या कहते हैं गेमेट्स है। जब इन लोग दोनों का प्रोटोप्लाज्म मिलता है तो इसको प्लाज्मा गेम बोलते हैं। जैसे इसका न्यूक्लियस ये लोग दोनों मिलते हैं और इसके न्यूक्लियस मिलने लगते हैं तो क्या बोलते हैं, कैरियोगेमिक बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, जाइगोट में म्यूसिस होता है। म्यूसिस मतलब कि ये फिर म्यूसिस होता है, फिर म्यूसिस से फिर हैप्लॉइड बनते हैं, फिर हैप्लॉइड बन के फिर आगे का मैंने क्या होता है क्या होता है, प्रोड्यूस करते हैं फंगी को, ठीक है, बर्थ करते हैं फिर फंगी को। इस प्रकार से इसमें प्रोसेस होता है सेक्सुअल में। तो म्यूसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, तो म्यूसिस होता है फिर उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, वही स्पोर्स फिर से निर्माण करते फंगी का। किसी किसी में डाइकोरेटिक स्टेज आता है। डाइकोरेटिक स्टेज क्या होता है, N+N मतलब कि उसके जो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, उसके गैमेट्स के न्यूक्लियस होते हैं N+N दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल, माने एक सेल में 2 न्यूक्लियाई होते हैं। ऐसे स्टेज को हम लोग क्या होता है, डाइकोरेटिक स्टेज होता है। ऐसे में तो सब में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, लेकिन इस केस में क्या होता है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस हो जाता है या 2 न्यूक्लियस हो जाता है। इस तरह के कंडीशन को हम लोग डाइकोरेटिक स्टेज कहते हैं। अब इस तरह का डाइकोरेटिक स्टेज किसमें आता है, such a condition is called dikaryon and the phase is called dikaryophase। इसी को फेज को कहते हैं डाइकैरियोफेज ऑफ फंगी कहते हैं। और ये ज्यादातर किसमें दिखाया गया है, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस। अब देखिए कि क्लासिफिकेशन फंगी, इतना तो हम पढ़ ले कि क्या क्या टर्म आएंगे फंगी को पढ़ने के लिए। अब हम लोग क्या कहते हैं, फंगी को क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी किस आधार पे किया गया ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, ठीक है, बेसिस क्या रखा हुआ, 3 बेसिस रखा गया। क्या रखा गया, 3 गो बेसिस रखा गया। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज के आधार पे। फ्रूटिंग बॉडी वही बॉडी जिसमें स्पोर प्रोड्यूस हो सकेगा, ठीक है, एक बॉडी हो गया इस तरह का बॉडी, ठीक है, उसी बॉडी में अगर स्पोर प्रोड्यूस हो रहा तो उस बॉडी को फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, उसमें स्पोर रहता है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, माइसेलियम कैसा है, सेप्टेड है कि एसेप्टेड है, ठीक है, या ब्रांच है, उसके आधार पे इसको बांटा गया। दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के आधार पे, स्पोर कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, एसेक्सुअल सेक्सुअल किस तरह से स्पोर हो रहा है, फ्रूटिंग बॉडीज के आधार पे, ठीक है ना। इस आधार पे क्या हो गया, बांटा गया, 4 ग्रुप में बांटा गया। एक को बोलते हैं फाइकोमाइसिटिस, दूसरे को बोलते हैं एस्कोमाइसिटिस, तीसरा है बेसिडोमाइसिटिस और चौथा है ड्यूट्रोमाइसिटिस, ठीक है ना। तो चलिए आगे की तरफ। फाइकोमाइसिटिस का दूसरा नाम है क्या, लोअर फंगी या अलगल फंगी के नाम से इसको परिचित है। लोअर फंगी या अलगल फंगी के नाम से आता है। प्रेजेंट इन एक्वाटिक एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट माने पैरासाइट के रूप में ही खाली बिहेव करता है, वो एक्वाटिक वाला, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल में भी पाया जाता है, प्रेजेंट इन टेरेस्ट्रियल में पाया जाता है, लेकिन ऑब्लिगेट नहीं रहता है। लेकिन जो एक्वाटिक में रहता है ऑब्लिगेट पैरासाइट में दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है। माइसेलियम जो होता है एसेप्टेड होता है, अनब्रांच और एसेप्टेड होता है, और सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, बहुत सारा जिसके पास न्यूक्लियस होता है उसको सिनोसिटिक बोलते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जू स्पोर होता है जो कि एक्वाटिक होता है और मोटाइल होता है। एप्लानोस्पोर जो होता है टेरेस्ट्रियल होता है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, नाम है इसके स्पोर के। जू स्पोर जो एक्वाटिक फॉर्म होता है मोटाइल होता है, एप्लानोस्पोर टेरेस्ट्रियल होता है जो कि नॉन मोटाइल है। सेक्सुअल स्पोर जो होता है वो एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसको स्पोरेंजी स्पोर बोलते हैं। सेक्सुअल जो स्पोर होता है वो एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होता है, एंडोजेनियस में अंदर ही अंदर में प्रोड्यूस होता है, माने किसी भी मतलब कि जैसे कि फाइकोमाइसिट है उसके अंदर में ही प्रोड्यूस होगा, और बाहर की तरफ प्रोड्यूस होता है एक्सोजेनियसली होता है। तो जैसे कि इसके एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जूस पर एप्लानोस्पोर जो होता है ये जो होता है एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होता है, और बाकी जो इसका सेक्सुअल स्पोर्स होता है वो एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होता है, उसका नाम क्या है, स्पोरेंजी स्पोर है, ठीक है। इसके एग्जांपल देखिएगा, म्यूकर है, राइजोपस है। राइजोपस जो होता है ब्रेड में जो मोल्ड बना देता है, सका देता है, वो राइजोपस है। और एल्बिगो है, एल्बिगो जो होता है पैरासिटिक फंगी और मस्टर्ड। देखिएगा व्हाइट मस्टर्ड के जो पत्ते होते हैं उसमें व्हाइट व्हाइट लग जाते हैं, वो एल्बिगो के कारण से होता है, एल्बिगो कैंडिडा के कारण से, ठीक है। अब आते हैं एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस का दूसरा नाम क्या है, इसको हम लोग सैक फंगी भी बोलते हैं। सैक मतलब झोला जैसा फंगी, ठीक है ना। पैरासिटिक होता है, सेप्रोफाइटिक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कॉप्रोफिलस होता है, मैंने डंग लविंग होता है, मैंने गोबर आदि में ही ये पनपते हैं, ठीक है। गुरिंग ऑन डंग, गुरिंग किसी का भी डंग समझ ना, किसी का भी फीकल मैटर में ये उगते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनेडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली कॉल्ड कोनाडिफोर। इसके जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं
वो कैसे प्रोड्यूस होता है, एक्सोनेसिल में बाहर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं, उसको कोनाडिफोर बोलते हैं। और सेक्सुअल स्पोर्स जो होता है प्रोड्यूस करते हैं एंडोजिनसली, कॉल्ड एस्कोकार्प्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प्स। अब आपको एंडोजिनसली का मतलब ही समझाएंगे, थोड़ा सा नीचे में ही है, ठीक है ना। तो बताता हूं मैं। तो माइसेलियंस के क्या होते हैं, ब्रांच और सेप्टेड होते हैं। हम बताए थे कि फाइकोमाइसीटीज का ए सेप्टेड होता है, अनब्रांच होता है। बाकी एस्कोमाइसीटी, बेसिडोमाइसीटी, ड्यूटोमाइसीटी सबका क्या होता है, सेप्टेड होता है और ब्रांच होता है। तो चलिए आगे की तरफ जाते हैं। तो देखिए क्या बताना चाहते हैं डाइकोरेटिक माइसेलियम, या किस तरह से एस्कस बनाता है। तो देखिए मान के चलिए 2 इसका गैमेट मिला है, ठीक है। मच्छर हिला दिया, समझ रहे ना, मच्छर भी अपना तो अब देखिए डाइकोरेटिक माइसेलियम जो दिखा रहे हैं, तो इस तरह से इसमें गैमेट्स बनते हैं, और गैमेट जो होता है इस तरह के स्पोर्स सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको एस्कस बोलते हैं। फिर इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होगा तो भैया हैप्लॉइड होगा। तो जाइगोट तो यहाँ पे 2n है, मैंने ये दोनों मिल चुके हैं, तो यहाँ जाइगोट 2n है, मिल चुके हैं, तो जाइगोट 2n है। फिर ये सब मियोसिस होगा तो 4 गो बनेगा, और ये जो 4 गो बना जो कि अंदर की तरफ बन रहा है, अंदर में बना इसलिए एंडोजिनसली, और एंडोजिनसली क्या बन रहा है, एस्कोकार्प्स बन रहे हैं, छोटे छोटे स्पोर्स बन रहे हैं, इसको एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। और ये क्या कैसे बन रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरफ से बन रहे हैं। तो ये एस्कोस्पोर्स कैसे बन रहा है, इसको एंडोस्पोर बोला गया। क्यों बोला है, क्योंकि अंदर में बन रहा है, फंगस के अंदर में बन रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया, एस्कोस्पोर्स भी बोला गया, और एंडोजिनसली मतलब अंदर की तरफ बन रहा है, इसलिए इसको क्या है, एंडोस्पोर बोला गया। और इसका दूसरा नाम क्या है, सेक्सुअल स्पोर है, जिसको हम लोग एस्कोकार्प्स बुलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एग्रीगेशन ऑफ एस्की। एग्रीगेशन में एस्की मतलब कि यही छोटे छोटे जो ये सब का एग्रीगेशन है, जुड़े हुए रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प्स भी बोलते हैं। ये जो जुड़े हुए पार्ट दिखाई दे रहे हैं, इसको एस्कोकार्प्स भी बोलते हैं। ये फिर फुट ब्रस्ट होंगे, फिर वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ऑल एस्कोमाइसीटीज बताया गया है यहाँ पे, बहुत अच्छा चीज है एस्कोमाइसीटीज का, क्योंकि ये सब पूछता है। ऑल एस्कोमाइसीटीज आर मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट हमारा ईस्ट बाबू, ईस्ट यूनिसेलुलर फंगी है। एडिबल फंगी भी होता है, किसको हम लोग खाने योग्य होता है, ट्रफल्स एंड मोरल्स, इसको एडिबल होते खाते हैं। ईस्ट पेंसिलियम एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा, ठीक है, ये सब क्या होता है, एग्जाम्पल है। जिसमें से न्यूरोस्पोरा को जो होता है कि जेनेटिक मैंने कि इसको वर्क साइंटिफिक वर्क के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं बेसिडोमाइसीटीज के रूप में, ठीक है ना। बेसिडोमाइसीटीज, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिडोमाइसीटीज को हम लोग क्लब फंगी भी बोलते हैं, और मोस्ट कॉमन फंगी होता है, ठीक है। इसका माइसेलियम भी सेप्टेड और ब्रांच होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, बोलता है इसका एसेक्सुअल स्पोर पाया ही नहीं जाता है, जनरली नॉट फाउंड, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। लेकिन इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो भी फ्रेगमेंटेशन होता है, उसी के द्वारा 1 से 2, 2 से 4 ये बनते हैं, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, इसके बाद सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसके पास डाइकोरेटिक स्टेज होता है, बेसिडोमाइसीटीज और ड्यूट्रोमाइसीटीज में डाइकोरेटिक स्टेज आता है, एस्कोमाइसीटीज और बेसिडोमाइसीटीज में डाइकोरेटिक स्टेज आता है, ठीक है। तो वही दिखा रहे हैं कि सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, लेकिन डाइकोरेटिक स्टेज आता है। देखिए सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, लेकिन डाइकोरेटिक स्टेज आ रहा है। देखिए ये इसी तरह गैमेट बन जाते हैं, ठीक है। अब यही गैमेट को बेसिडियम या क्लब सेव कराता है, ठीक है। तो इसी में क्या होता है, फिर इसमें जाइगोट 2n बनता है, फिर यहाँ पे मियोसिस बनता है। मियोसिस वगैरह बाहर की तरफ हो गया, तो इसलिए इसका जो बाहर की तरफ बन गया, तो इसको एक्सोकार्प बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो बाहर की तरफ, ये चीज क्या हो, बाहर की तरफ चला गया, वो अंदर की तरफ हो रहा था, उसमें क्या बोलते हैं आपका एस्कोमाइसीटीज में। इसमें ये चीज क्या होगा, मियोसिस वगैरह बाहर की तरफ चला गया, 4 गो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेसिडोस्पोर्स, और बाहर की तरफ हो रहा था एक्सिजोनसली इसका प्रोड्यूस होता है बेसिडोस्पोर्स, या सेक्सुअल स्पोर्स जो बनते हैं वो बाहर की तरफ बनते हैं। तो वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि बेसिडोस्पोर्स आर प्रोड्यूस सेक्सुअली, बेसिडोस्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स होता है, और एक्सोजेनसली बाहर की तरफ हो रहा है। साइट ऑफ कैरियोगेमी बेसिडियम में होता है, उसमें साइट ऑफ कैरियोगेमी हो रहा था बेसिडियम में, यहाँ पे कैरियोगेमी हो रहा था, न्यूक्लियस का मिलना हो रहा था। और साइट ऑफ म्यूसियम भी, म्यूसिस भी बेसिडियम में ही होता है, यहाँ पे म्यूसिस भी हो रहा था, आगे की तरफ प्रोसेस चला, ठीक है। एग्रीगेशन ऑफ बेसिडियम, जो फ्रूटिंग बॉडी ऑफ बेसिडियम को क्या बोलते हैं, बेसिडोकार्प बोलते हैं। माने एग्रीगेशन ऑफ क्या बोलते हैं, बेसिडियम को क्या बोलते हैं, बेसिडोकार्प्स बोलते हैं। मैंने जुड़े हुए पार्ट को इसको क्या बोलेंगे, बेसिडोकार्प्स ही बोलेंगे, ठीक है।
इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है पुसिनिया, पुसिनिया ग्रामिनीस, पुसिनिया रिकॉन्डेटा, पुसिनिया स्ट्राटिफॉर्मिस, ये सब पढ़ना था पहले। लेकिन अभी बस ये याद रखिए कि इसका एग्जाम्पल क्या है, पुसिनिया है, उस्टिलागो है और एगारिकस है, जिसको एगारिकस मशरूम को बोलते हैं, और इसका ब्रैकेट फंगी के नाम से जानता है। ठीक है, तो पुसिनिया जो होता है रस्ट फंगी होता है, रस्ट करता है, उस्टिलागो स्मट फंगी होता है, और पफ और एगारिकस जो होता है मशरूम को बोलते हैं। पफ बोल्स और ये ब्रैकेट फंगी इसका एग्जाम्पल्स है, लेकिन आपको मेनली याद रखना पुसिनिया, उस्टिलागो और एगारिकस। ये पफ बोल्स और ब्रैकेट फंगी भी इसमें ही आते हैं, बस याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है इसलिए लिखा दिया है। ड्यूट्रोमाइसिटिस बाबू ये बहुत ही इम्परफेक्ट फंगी है, इसका पता ही नहीं चलता है कब इसका बोला था, जब इसका सेक्सुअल जो देखिए ड्यूट्रोमाइसिटिस रिप्रोड्यूस ओनली बाय ए सेक्सुअल स्पोर नोन एज कोनिडिया। इसको रिप्रोड्यूस किससे करता है? ए सेक्सुअल स्पोर कोनिडिया। लेकिन बोला था जब इसका सेक्सुअल स्पोर पाया जाएगा ना, तो इसको या तो बेसिडोमाइसिटिस में या तो एस्कोमाइसिटिस में रख दिया जाएगा, मैंने लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है, माइसिलियम जो होता है इसके सेप्टेड ब्रांच होता है। सम आर, ज्यादातर इसका जो होता है सम आर क्या होता है? सेप्रोफिटिक, ठीक है, और पैरासिटिक होता है। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ दिस आर डिकम्पोजर। डिकम्पोजर में दूसरे मैंने ऑर्गेनिक चीजों को इनऑर्गेनिक में चेंज करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, अल्टरनेरिया, कोलेट्रिकम और ट्राइकोडर्मा। एसीटी से याद करते थे एक्ट, अल्टरनेरिया, कोलेट्रिकम, ट्राइकोडर्मा, ये इसके एग्जाम्पल। अब आता है लास्ट दो और किंगडम बचा, प्लांटी किंगडम। ठीक है ना, ये है प्लांटी किंगडम। तो इसमें क्या आता है? किंगडम प्लांटी इंक्लूड करता ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासिटिक प्लांट। बोलता है कि देखिए प्लांटी में क्या होता है, जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल जो बेयरिंग करके रखते हैं वे सब प्लांट को हम लोग किस में रखे हैं? प्लांटी में रखे हैं। तो लेकिन कुछ कुछ जो होता है हेटरोट्रॉपिक भी प्लांट होता है, जैसे कि पार्शियली हेटरोट्रॉपिक होता है, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट, ब्लैडर वॉटर विनस फ्लाइट, ये जो होते हैं इंसेक्ट को खाते हैं। और कुछ कुछ पैरासिटिक प्लांट होते हैं, पैरासिटिक प्लांट मतलब उसी पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि कस्कुटा बोलते हैं। ठीक है, ये पैरासिटिक प्लांट है। कस्कुटा और विस्कम आते हैं, लेकिन कस्कुटा ही एंशियरिंग दिया, बस इसीलिए इसको याद करें। ठीक है, तो ये है इसका जो सेल वाल होता है, प्लांट का जो सेल वाल होता है वो तो सेलुलोज का बना होता है। ये तो पता ही होगा कि प्लांट का जो सेल वाल होता है वो किससे बना होता है? प्लांट का जो सेल वाल होता है वो आपका सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज मटेरियल का। ठीक है, इसमें जो होता है प्लांट में जो होता है अल्टरनेशन इन जनरेशन होता है। अल्टरनेशन जनरेशन क्या होता है? बहुत ही अच्छा टर्म है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। क्या होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? देखिए, गैमेटोफाइट जो होता है, गैमेट्स जो बनाता है वो कैरी क्या करता है? गैमेट्स को क्या करता है? गैमेटोफाइट वो कैरी किसको करता है? गैमेट्स को। गैमेट को जो कैरी करता है उसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट जो स्पोर को माने कि क्या बोलते हैं? कैरी करता है, उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। देखिए, जब कोई प्लांट है स्पोरोफाइटिक कंडीशन में रहता है, 2n कंडीशन में रहता है, तो वो क्या करता है? म्यूसिस करता है और गैमेटोफाइट बनाता है, गैमेट्स बनाता है, मेल फीमेल जैसे हो गया। एंड फिर ये सिंगेमी करता है, जुड़ते हैं एन मिलकर, फिर क्या होता है? 2n बनते हैं। फिर यही 2n फिर से क्या म्यूसिस करके n बनेंगे, फिर n से फिर क्या होंगे? सिंगेमी करें, फ्यूजन कराए तो स्पोरोफाइट बनेंगे। तो ये स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, फिर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट जो बनता है 2n से n और n से 2n बनता है, इसी प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन इन जनरेशन बोलते हैं, जो कि प्लांट में होता है। अब आता है एनिमिलिया। एनिमिलिया में हम लोग आते हैं एनिमल किंगडम। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? ये हेटरोट्रॉपिक होता है, पता ही है कि आप हेटरोट्रॉपिक दूसरे पे डिपेंड है, पेड़ पौधों पे डिपेंड है, घास फूस पे, ठीक है ना, ये सब में आटा उटा में डिपेंड है, ठीक है ना। तो ये हेटरोट्रॉपिक है। तो हेटरोट्रॉपिक है, हम लोग कैसे हैं? हेटरोट्रॉपिक है, हम लोग दूसरे पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए हेटरोट्रॉपिक है, तो चलिए बताते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक होते हैं हम लोग कैसे हैं? हेटरोट्रॉपिक है। और कैसे? यूकैरियोट है। और हम लोग का यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर, हम लोग तो मल्टीसेलुलर बहुत सारे सेल के बारे में मल्टीसेलुलर है। लेग सेल वाल, हम लोग का जो सेल होता है उसमें सेल वाल नहीं पाया जाता है, ये बात सही है। रिजर्व फूड, ग्लाइकोजन और फैट, हम लोग में ग्लाइकोजन और फैट जो होता है रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अब बोला गया है यहाँ पर एक और भी चीज बता दिया गया कि आप प्लांटी और एनिमिलिया के बारे में और ज्यादा जानने के लिए हम लोगों ने एक अलग इसका चैप्टर बना दिया है, प्लांटी और एनिमिलिया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो उसमें और भी अत्यधिक जानकारी मिलेगी आपको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। तब तक के लिए आपको जितना जानकारी मिला बस उसी में आप खुश रहिए। ठीक है,
तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, मतलब कि वही लेते हैं, मतलब जो भी मोटे अनाज को लेते हैं और खाते हैं, ठीक है ना। तो होलोजोइक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन न्यूट्रिशन होता है। अब आता है, बस यही था एनीमिलिया केस में, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आगे की तरफ, वायरस, वायरोइड्स और प्रायर्स। देखिए वायरस, वायरोइड, प्रायन एक अलग ही इसको दुनिया में रखा गया है, मतलब दिस आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैंने इसके पास कोई सेल नहीं मैंने होता है, ठीक है ना। दिस आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोई सेल का नहीं बना हुआ, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। सबसे पहले वायरस है। वायरस जो होता है ये भी ए सेलुलर होता है, मतलब कि हम बताए थे पहले भी जब हम लिविंग वर्ल्ड पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि ये जो होते हैं मतलब कि क्या बोलते हैं, लिविंग नहीं होते बाहर जब रहते, कब बाहर मतलब इसी तरह इन्वायरमेंट में तो लिविंग नहीं, लेकिन किसी होस्ट में आते हैं तो वो लिविंग बन जाते हैं। तो इसीलिए जितने भी अभी आपको दिखाई दिए वायरसेस, वायरोइड्स और प्रायंस एंड लाइकन्स, ये सब क्या है, बाहर में जो है या ऐसे में भी ये लोग ए सेलुलर के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग वायरस के बारे में जानेंगे, क्या क्या इसके बारे में फीचर्स है, क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो वायरस, वायरस का मीन्स क्या होता है, वेनम ऑफ पॉइजनस, मतलब जहर, ठीक है। सबसे पहले एवनास्की ने क्या किया था, 1892 में डिस्कवर किया था टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, माने टोबैको में एक तरह का वायरस लग गया था, उसके बारे में सबसे पहले परीक्षण करने वाले कौन साइंटिस्ट थे, टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में जानने वाले एवनास्की थे। इन्होंने फिल्टर पेपर का यूज किया था, फिल्टर पेपर जिसको हेपा फिल्टर के नाम से जाना जाता है, तो बैक्टीरियल फिल्टर प्लेट बोलते हैं। तो उससे क्या किया था कि देखो टोबैको के प्लांट में जो हो गया था कि मैंने कि उसमें लग गया था, बीमारी हो गया था, तो देखा जाता है कि कौन सा है, तो इसको पास कराया गया फिल्टर से। तो ये जो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर होता है उससे भी क्या होगा, पास हो गया। तो बोला कि ये सबसे छोटा, बैक्टीरिया से भी छोटा है, और इसको नाम, इसका टर्म नाम रख दिया गया टोबैको मोज़ेक वायरस के नाम से इसको जाना गया, मैंने बैक्टीरिया से भी छोटा कुछ है तो वो टोबैको मोज़ेक वायरस है, ठीक है। तो ही इसीलिए लिखा हुआ है, ही ऑल्सो डिस्कवर बैक्टीरियल फिल्टर पेपर को, ठीक है ना। ही ऑल्सो डिस्कवर पासेस थ्रू बैक्टीरिया फिल्टर पेपर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें सेंटेंस में, तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि इन्होंने डिस्कवर किया था, ही ऑल्सो डिस्कवर किया था बैक्टीरियल फिल्टर पेपर का, ठीक है ना, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर का, ठीक है। तो किससे, कि वो जो बैक्टीरिया हो रहा था उसके मैंने जो उससे भी क्या हो रहा था कि जो क्या बोलते हैं टोबैको का जो वायरस था, तो उस किससे बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से भी क्या हो रहा था, पास हो जा रहा था। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि उन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरियल फिल्टर पेपर का, या इसको हेपा फिल्टर भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, आगे की तरफ जाएंगे। बेजर्निक 1898 में नेम्ड न्यू पैथोजन एंड कॉल्ड दी फ्लूइड एज कंटिगियम विवियम फ्लूइडियम। तो बेजर्निक ने 1898 में देखा एक पैथोजन का, उसका नाम दिया गया क्या बोलते हैं, न्यू पैथोजन का नाम क्या दिया, फ्लूइड एज अ कंटिगियम विवियम फ्लूइडियम। एक टर्म दिया गया कंटिगियम विवियम फ्लूइडियम, मतलब कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, जहरीला फ्लूइड के नाम से जाना गया वायरस को, ठीक है। ये टर्म दिया बेजर्निक ने। फिर स्टेनले ने क्या किया, 1935 में शो किया कि वायरस जो होता है कुड बी क्रिस्टलाइज, यहाँ पे अगर देखे तो इसको, ठीक है ना, इधर की तरफ लाइए। तो स्टेनले ने क्या किया 1935 में, क्या किया था, स्टेनले 1935 शो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। तो वायरस को उन्होंने क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था, क्रिस्टल के रूप में किया था, और उसने देखा कि क्रिस्टल में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन का मात्रा ज्यादा, ठीक है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, रियल पैरासाइट के रूप में होते हैं, उन्हें होस्ट में जाएंगे तभी जाके ये सर्वाइव के रूप में रहेंगे, नहीं तो ऐसे में नहीं रहेंगे। आगे की तरफ देखते हैं। वायरस अदर कंटेंट डीएनए, वायरस अगर आइदर कंटेंट डीएनए और आरएनए, बोलता है वायरस जो होता है या तो डीएनए कंटेंट करके रखेगा तो आरएनए कंटेंट करके रखेगा। इन प्लांट वायरस इन्फेक्ट बाय सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम, बोलता है कि जो वायरस जो होता है प्लांट को इन्फेक्ट करता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला कंसिस्ट करके रखता है।
वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। वायरस जो अगर एनिमल को करता है वो कैसा होता है, उसके पास जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। ठीक है, बैक्टीरियल वायरसेस, जो बैक्टीरियल वायरसेस मतलब समझ रहे ना, जो बैक्टीरिया को खाने वाले वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियोफाज जिसको बोलते हैं, जो बैक्टीरिया को भी खा लेते हैं, तो बैक्टीरियल वायरसेस जो होते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं मोस्ट ऑफ देम। ठीक है ना, ये याद रखिए, सब बहुत जरूरी है। वायरस है प्रोटीन कोड, वायरस के पास प्रोटीन का कोड होता है, जो कोट होता है, ठीक है, कवरिंग होता है, इसको कैप्सिड बोलते हैं। और मेड होता है स्मॉल सब यूनिट से, जिसको हम लोग कैप्सोमर बोलते हैं। छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कैप्सोमर बोलते हैं, और सब मिला के कैप्सिड बनाते हैं। ठीक है, वायरस। इसके बाद पढ़ना हम लोग को वायरॉइड्स के विषय में। वायरॉइड्स, ठीक है, वायरॉइड भी एसेलुलर है। इसका डिस्कवरी कौन किया था, टियोडिना ने किया था 1971 में। स्मॉलर देन वायरसेस होता है, वायरस से छोटा होता है। कॉज डिजीज, इससे डिजीज कॉज होता है कौन सा, पोटाटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटाटो में जो होता है स्पिंडल डिजीज होता है, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होता है, इसी की तरह होता है। इसके पास आरएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन नहीं होता। इसके कारण से इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इसका आरएनए का बहुत कम होता है। प्रायोन्स, अब हम लोग को पढ़ना क्या है, प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या है कि प्रायन में जो होता है प्रोटीनिशियस होता है। प्रायन कैसा होता है, प्रोटीनिशियस इन्फेक्टिव एजेंट होता है। मैंने प्रोटीनिशियस इन्फेक्टिव एजेंट होता है, ये प्रोटीन का बना हुआ और इन्फेक्टिव एजेंट है, बहुत खतरनाक एजेंट है वो। इट कॉजेज न्यूरोलॉजिकल डिजीज, मैंने जितना भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होता है इसी से द्वारा होता जाता है। द एजेंट साइज इज सिमिलर टू वायरस, वायरस के जैसा ही हुआ साइज होता है। इससे एक बहुत ही खतरनाक डिजीज होता है, जिसको मोस्ट नोटेबल डिजीज बाय प्रायोन्स इज बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसोफेलेथी, ठीक है ना, इंसेलोफेलेथी। ठीक है, ये होता है, बीएससी इसका नाम से जाना आता है। कॉमनली इसको बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड मेड काउ डिजीज, इससे इसको मेड काउ डिजीज या कुरू डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, किसको, बीएससी को। ठीक है ना, और ये किस में होता है, गायों में होता है। इसके कारण से गाय जो होता है या कैटल्स जो होते हैं वो पगला जाते हैं, ठीक है, प्रायन्स के कारण से। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम को ही खत्म कर देता है, तो इसीलिए इसे होता है। इसी तरह से ह्यूमन में भी होता है, ह्यूमन में भी इसी के सब क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम अटैक करते हैं, तो उसमें भी माने कि मैडनेस आ जाता है। तो उसमें हम लोग उस डिजीज सिमिलर इसी का एनालॉग है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर जैकब, सीआर जैकब डिजीज बोलते हैं। मतलब सीआर जैकब या सर जैकब डिजीज भी बोलते हैं, मैंने जैकब ने खोजा था, सीआर जैकब ने, तो ह्यूमन में, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, सीआर जैकब डिजीज बोला गया। ठीक है ना, एनालॉगस टू वेरिएंट सीआर जैकब डिजीज इन ह्यूमन। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। लाइकेंस, लाइकेंस लास्ट टॉपिक है, अब बताते हैं लाइकेंस के विषय में। ठीक है, लाइकेंस जो होता है वो क्या होता है, लाइकेंस जो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गी एंड फंगी होता है। माने ये एसोसिएशन में जुड़े हुए रहते हैं, किसके साथ, एल्गी और फंगी से। और ये क्या कर देते हैं, इसको हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के नाम से यहाँ आता है। मतलब क्या क्या आता है कि फंगी क्या कर देता है कि जितना भी न्यूट्रिशन आदि को लेता है, और माने कि फंगी जो होता है इतना भी न्यूट्रिशन आदि को लेता है, फिर एल्गी उसको क्या करता है, बनाने का काम करता है। ठीक है, और इस प्रकार से एक दूसरे का लोग सहमति का काम करता है, इसलिए इसको हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के नाम से भी जाना जाता है। तो फंगी, और ये जो होता है गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होता है। मतलब जहां पर सल्फर का मात्रा ज्यादा होगा तो ये वहां पे उगेगा नहीं, ये प्लांट में ही रहता है, प्लांट के ऊपर में देखिएगा कि ये हरा हरे रूप में रहते हैं या सादे सादे या किस तरह रूप में रहते हैं। लेकिन जहां पर ही मान के चलिए बहुत ज्यादा प्रदूषण या सल्फर का कंटेंट ज्यादा है तो वो यहाँ पर उगेंगे नहीं, तो इसलिए इसको बोलते हैं गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, और आप लोगों ने इतना देर तक मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए भी आपको धन्यवाद, और मुझे इतना देर तक सुनने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी था, ठीक है, लेकिन जो था अच्छा था, समझ में आ चुका है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो मैं इसका एनसीईआरटी व्यू भी लाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जोहार, आपको धन्यवाद।